और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जबकि चाइन भी जिन्हों के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। चाइन कहती है, थोड़ी देर पहले मैंने इसके हाथ में एक वेपन देखा था। चाइन जिन्हों से कहती है, प्लीज जल्दी से वापस चले जाओ, अगर तुमने बॉस को गुस्सा दिला दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जिन्हों से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। चाइन जैसे उसके पास से गुजरती है उसे कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और जिन्हों से कहती है, एक सेकंड के लिए रुको। साथ ही चाइन आगे बढ़ती है और उसे स्मेल करने की कोशिश करती है। चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारे पास से कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही? जिन्हों चाइन से कहता है, क्या कोई मसला है? चाइन उसका लाइसेंस पकड़ती है और कहती है, क्या तुम वाकई में एक हंटर हो? वो उसके लाइसेंस पर लिखा हुआ देखती है कि ये एक ई रैंक का हंटर है और इसका नाम संग जिनबू है। चाइन उसे कहती है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। फिर जिनबू वहाँ से चला जाता है। चाइन कहती है, हो सकता है इसका रैंक बहुत ज्यादा लो है, इसलिए मुझे उससे कोई स्मेल नहीं आई। लेकिन साथ ही वो कहती है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ी ही देर के बाद माइनिंग टीम के सारे बंदे अपने लंच कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। कैप्टन जिनू से कहते हैं, तुम अपना रास्ता भटक गए और जाकर चाइन से मिले, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। यहाँ पर बहुत सारे माइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल में एक बार भी चाइन से बात नहीं की। कैप्टन जिनू से कहते हैं, चाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो लंच ब्रेक के दौरान बॉस के रूम में पेट्रोलिंग करने के लिए गई थी कि कहीं बॉस जाग तो नहीं गया, क्योंकि उसे हमारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। जिन्हों कहता है, मेरी माइनिंग टीम इतनी ज्यादा खुश है क्योंकि इन्होंने अभी तक बॉस को नहीं देखा। अगर ये बॉस को देख लेते तो ये तो घबराकर यहाँ से भाग जाते। वहीं पर एक मानव जिन्हों से कहता है, चाइन की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो हंटर्स की स्मेल को महसूस कर सकती है। जिन्हों से कहता है, हंटर्स की स्मेल कैसी होती है? वो उसे कहता है, पता नहीं। चाइन के पास एक स्पेशल पावर है, वो किसी भी हंटर को महसूस कर सकती है सिर्फ उसकी स्मेल से। जिन्हों कहता है, शायद इसीलिए उसने अपने नाक को कवर करके रखा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं, इसलिए वो स्मेल को कंट्रोल नहीं कर पाती होगी। शायद इसीलिए उसने मुझे सुनते हुए कहा था कि मैं क्या वाकई में एक हंटर हूँ या नहीं। उसी वक्त जिन्हों को याद आता है कि बारूका ने भी उससे कहा था कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास से हमें ह्यूमन होने की कोई सेंस नहीं आ रही। जिन्हों कहता है, आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है? ना तो मेरे पास से हंटर्स जैसी कोई स्मेल आती है और ना ही मॉन्स्टर्स के कान में कोई आवाज आती है कि इसको मार डालो। क्या ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि मैं एक प्लेयर हूँ? इसका मतलब इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जो कि इस सिस्टम से बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ, यानी कि पूरी दुनिया में मैं अकेला प्लेयर हूँ। रेड के खत्म होने के बाद कैप्टन जिन्हों को उसके पैसे देते हैं। बाकी के माइनर टीम भी बहुत ज्यादा खुश होती है और जिन्हों से कहती है, जिस तरह तुम माइनिंग कर रहे थे हमें तो लगा हमें अपने लिए कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आनी होगी। कैप्टन उसे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, तुमने हमारे काम को 2 घंटे जल्दी खत्म कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे हंटर्स देखे हैं जो कि माइनर का काम करते रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम तो वाकई में एक गिफ्टेड माइनर हो। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं, मैं हमेशा किसी को इस तरह की ऑफर नहीं देता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ माइनिंग टीम को ज्वाइन करके काम करना चाहोगे? जिन्हों कैप्टन से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास पहले से एक जॉब है जो मुझे करनी है, इसलिए मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैप्टन उसे कहते हैं, तो फिर कल का क्या ख्याल है? क्या तुम कल हमारे साथ माइनिंग के लिए आ सकते हो? जबकि जिन्हों ये सोच रहा होता है कि मेरी रीइवैल्यूएशन 2 दिन के बाद होने वाली है, क्या मुझे वाकई में माइनिंग का काम करना चाहिए? मुझे पता चल चुका है कि ए रैंक की डंजन के अंदर कैसे काम किया जाता है, लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है, क्या वाकई में कल भी हम लोग डंजन में आने वाले हैं? जिन्हों कैप्टन से कहता है, क्या वाकई में हंटर्स गिल्ड वाले कल भी एक रेड करने वाले हैं? कैप्टन उसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, कल भी एक ए रैंक के गेट में जाने वाले हैं, लेकिन कल की टीम में थोड़ा से चेंजेस है। आज हमारे पास जो अटैक फोर्स थी वो ए टीम थी, कल बी टीम जाएगी। जिन्हों ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हंटर्स गिल्ड वालों के पास इतनी ज्यादा मैन पावर है कि वो 2 टीम्स बना सकते हैं? कैप्टन उसे कहते हैं, यही तो हंटर्स गिल्ड की पावर है कि उनके पास 2 अटैक फोर्स है, वो एक ही टाइम पर 2 डंजन्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और पूरे साउथ कोरिया में सिर्फ हंटर्स गिल्ड ऐसा गिल्ड है जिसके पास इतनी अटैक फोर्स है कि वो 2 हिस्सों में तकसीम की जा सके। जिन्हों कैप्टन से कहता है, ठीक है, मुझे बता दें कल मुझे कहाँ पर आना है? कैप्टन उसे कहते हैं, तुमने तो बहुत ही अच्छा फैसला किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। साथ ही मैं अपने इंचार्ज से बात करूंगा ताकि तुम्हारी सैलरी को डबल किया जा सके, क्योंकि तुम 2 इंसानों का काम अकेले करते हो। अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन एक होटल का होता है। यू जिन्हों अपनी कजिन को लेकर एक होटल में जाता है, जो वही होटल होता है जहाँ पर यू जिन्हों के साथ गया था। जिन्हों की कजन उसे कहती है, तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हो? जिन्हों अपनी कजन से कहता है, तुम्हें इस जगह को छोटा जानने की जरूरत नहीं। आखिरी बार मैं और जिन्हों यहीं पर आए थे, हम दोनों ने यहीं पर खाना खाया था, हमारी यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज हैं। जिन्हों की कजन उसे कहती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जिन्हों अपनी कजन से कहता है, पापा के साथ मेरी बातचीत बहुत ही अच्छी रही। कजन उसे कहती है, तो क्या तुम अपने गिल्ड के मास्टर बनने वाले हो? जिन्हों से कहता है, ये इतना आसान नहीं है, पापा ने एक शर्त रखी है कि मुझे जिन्हों को अपने गिल्ड में लेकर आना है। कजन उसे कहती है, आखिर ये जिन्हों है कौन जिसके बारे में तुम इतनी तारीफें कर रहे हो? साथ ही जिन्हों रोना शुरू कर देता है और अपना मोबाइल दिखाते हुए कजन से कहता है, देखो मैंने उसको कितनी कॉल्स की, लेकिन वो मुसलसल मुझे अवॉइड किए जा रहा है।
जिन्हों रोते हुए कजिन से कहता है उसने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए मेरी कॉल्स पिक नहीं कर पाएगा, लेकिन आज तो पूरा हफ्ता हो चुका है, आखिर वो मेरी कॉल्स को पिक क्यों नहीं कर रहा। अब ऐसे तो नहीं होता ना, कोई बंदा 3 से 4 दिन तक तो फोन ऑफ करके रख सकता है, लेकिन पूरा हफ्ता। कजिन जिन्हों से कहती है तुम तो इस तरह रो रहे हो जैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बस करो, बच्चों की तरह रोना बंद करो। उसी वक्त न्यूज चल रही होती है एक हंटर के बारे में जो कि एक एक्टर है और उसका नाम ली मिन संग होता है और उसको भी उसका रैंक मिलने वाला है। और उसके बारे में न्यूज ये होती है कि जैसे ही उसको अपना हंटर रैंक मिलेगा वो अपनी एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान करेगा। कजिन न्यूज देख रही होती है, जिन्हों रोते हुए से कहता है तुम टॉपिक को क्यों चेंज कर रही हो, यहाँ पर मेरी और जिन्हों की बात हो रही है। जिन्हों से कहता है मुझे पता है कि ये ली मिन संग है और इसे 2 दिन के बाद इसका रैंक मिलने वाला है। कजिन उसे कहती है ये तो सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, मुझे पता है कि उसे पहले से ही एक ए रैंक का हंटर बना दिया गया है, उसे अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है, ये सारा उसने प्लान किया हुआ है ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के दिन बहुत ज्यादा अटेंशन हासिल कर सके। हालांकि उसे पहले से उसका रैंक मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करेगा। कजिन उसे कहती है ली मिंग को छोड़ो, जल्दी से अपना मोबाइल मुझे दो, मेरे पास करने वाले और भी बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं उसको कॉल करती हूँ और देखती हूँ क्या वो फोन उठाता है या नहीं। कजिन जैसे जिन्हों को कॉल करती है, जिन्हों आगे से कॉल अटेंड कर लेता है। जिन्हों से कहता है काफी अरसा हो गया तुमसे बात नहीं की, कैसे हो तुम। जिन्हों से पूछता है तुमने कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन तुम इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन्हों से कहता है मैं तो डंजन्स के अंदर ही था, मॉन्स्टर्स को मार रहा था। जिन्हों से कहता है तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही। जिन्हों से कहता है इसी बारे में तो मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हारे पास कल फ्री टाइम है, अगर तुम अपना टाइम निकाल सको तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। जिन्हों से कहता है अच्छा ठीक है, कल इवनिंग में हम दोनों मिलते हैं। ये सुनकर जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन चाइन के अपार्टमेंट का होता है। रात के वक्त चाइन अपनी हबली को कॉल करती है। हबली चाइन से कहता है इतनी रात को तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो। चाइन अपनी हबली से कहती है क्या तुम्हें संग जिन्हों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि हमारी माइनिंग टीम के साथ काम कर रहा था। चाइन अपने हबली से कहती है हालांकि वो डंजन बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बॉस के रूम में कैसे पहुंच गया। मुझे लगता है शायद वो किसी और डंजन की तरफ से भेजा हुआ स्पाई था। वो जानबूझकर बॉस को उकसाना चाहता था ताकि हमारे लोग मारे जाएं। मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। हबली उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ई रैंक का हंटर संग जिनवू एसोसिएशन के साथ मिला हुआ है। चाइन कहती है क्या तुम उसके बारे में जानते हो। चाइन का हबली उसे कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, चोई जोंग ने भी मुझे जिन्हों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का कहा है, पता नहीं सारे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। चाइन हबली से कहती है क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि उस लड़के में ऐसा क्या हास है। हबली कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। हबली कहता है मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एसोसिएशन वालों ने उसके डेटा पर लॉक लगाया हुआ है। वो एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन लॉक लगा कर रखी हुई है, ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस बात है। चाइन सोचती है एक ऐसा हंटर जिसके बारे में हमारे गिल्ड के मास्टर जानना चाहते हैं, जबकि हंटर एसोसिएशन वाले उसके डेटा को किसी को दिखाना नहीं चाहते। आखिर उस लड़के में ऐसा क्या हास है। साथ ही वो कॉल को कट करती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। चाइन कहती है चाहे जो कुछ भी हो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मैंने आज तक जितने भी हंटर्स को स्मेल किया है उसकी स्मेल बहुत ज्यादा नाइस है। अगले दिन सुबह जिन्हों माइनिंग टीम में काम करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सीन बहुत ज्यादा फेमिलियर लगता है। उसे सामने जूही, मिस्टर किम और मिस्टर बैक नजर आते हैं। जिन्हों को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है जब सब लोग उसे इसी तरह कहते थे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम आ गए, तुम तो जल्दी आ गए। वो सारे लोग जिन्हों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं आज तो तुम्हें हमारे साथ ही बैठकर लंच करना होगा, ऐसा मत कहना कि तुम पहले से खाना खा कर आए हो। सारी माइनिंग टीम रेडी होकर बैठ जाती है। उसी वक्त अटैक फोर्स टीम से एक बंदा आता है जो कि अटैक फोर्स टीम का कैप्टन है। कैप्टन आते ही माइनिंग टीम वालों से कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बंदा है, आज हमारे अटैक फोर्स का पोर्टर नहीं आया, क्या तुम अपनी माइनिंग टीम से किसी को हमारे साथ भेज सकते हो। माइनिंग टीम के सारे बंदे ये बात सुनते ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर जो अटैक टीम वाले यहाँ पर क्यों आए हैं, आखिर इन्हें माइनिंग टीम से बैग उठाने वाला बंदा क्यों चाहिए, ये कलेक्टिंग टीम वालों के पास क्यों नहीं जाते, वहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, ये सीधा हमारे पास क्यों आ गया है। कलेक्टिंग टीम का कैप्टन उनसे कहता है मैं अपनी टीम का कोई भी बंदा नहीं दूंगा, मेरी टीम के बंदों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरे लोग 3 घंटे से मुसलसल काम कर रहे हैं, तुम्हारी टीम के लोगों ने 2 घंटे काम पहले खत्म कर लिया, इसलिए तुम अपनी टीम से ही किसी बंदे को भेजो उनका सामान उठाने के लिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक प्लेस। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 37 के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों एक डंजन को क्लियर करने के लिए माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है
लेकिन मेन अटैक फोर्स के पास अपना बैग उठाने वाला नहीं होता और वो इनसे आकर कहते हैं कि हमें अपना एक बंदा दे दो जो कि हमारे बैग को उठा सके। कलेक्टिंग टीम वाले मना कर देते हैं और कहते हैं हम अपना कोई भी बंदा नहीं देने वाले, तुम लोग अपना काम जल्दी खत्म कर रहे हो तो तुम लोग अपना एक बंदा दे दो। माइनिंग टीम के कैप्टन कहते हैं जिन्हों की वजह से हम लोग अपने काम को 2 घंटे पहले खत्म कर लेते हैं। अटैक टीम के कैप्टन उनसे कहते हैं क्या तुम में से कोई भी हमारे साथ नहीं आना चाहता? अगर तुम लोग हमारे साथ आते हो तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अटैक फोर्स के साथ जाकर अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। एक कहता है अगर जो मुझे मार मार कर भी साथ ले जाना चाहे तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। अटैक टीम के कैप्टन का नाम सोन की हून होता है और मैं इसे की हून कहूंगा। कैप्टन की हून से कहते हैं कैप्टन मेरी बात सुने, हम लोग तो बी रैंक की डंजन में भी अपनी मर्जी से ना जाएं और तुम हमें एक ए रैंक की डंजन में अपने साथ बैग उठवा कर ले जाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम से कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। हम लोग यहाँ पर सारे लो रैंक के हंटर्स हैं और कोई भी तुम्हारी टीम के साथ नहीं जाएगा। मेरी पूरी माइनिंग टीम में सारे डी रैंक के हंटर्स हैं और इनमें से कुछ तो ई रैंक के हंटर्स भी हैं। अगर जो तुम्हारे साथ गए और किसी मॉन्स्टर ने एक स्क्रैच भी लगा दी तो ये लोग तो मारे जाएंगे क्योंकि ए रैंक की डंजन के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम से कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। कीहून फिर से उनसे कहता है क्या तुम में से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता? तो यहाँ पर हमारा हीरो जिन्हू अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। माइनिंग टीम वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है। वो चिल्लाकर जिन्हू से कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये किस कदम की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है अंदर कितना ज्यादा खतरा है। वो जिन्हू से कहते हैं अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, तुम इनको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें अपने फ्यूचर को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी जान को खतरे में मत डालो। जिन्हू उनसे कहता है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। जबकि जिन्हू अंदर से सोच रहा होता है हालांकि मैं सिर्फ उनके बैग से उठाकर अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन उनको फाइट करते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। कीहून का एक साथी उसे कहता है ये लड़का तो सिर्फ कल से हमारे साथ काम कर रहा है, लगता नहीं शायद इसे पता है कि ए रैंक की डंजन के अंदर कितना ज्यादा खतरा होता है। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए कोई और हंटर ढूंढना होगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है। कीहून उसे कहता है नहीं, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। कीहून आगे बढ़ता है और जिन्हू से हाथ मिलाते हुए उसे कहता है मेरा नाम सोन कीहून है और आज के अटैक फोर्स को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में वेलकम करता हूँ। फिर वो जिन्हू को अपना बैग उठवा देते हैं। कीहून जिन्हू से कहता है कहीं ये बैग ज्यादा भारी तो नहीं? जिन्हू से कहता है नहीं, ये ठीक है। जिन्हू गेट के साइज को देखता है और कहता है कल वाला गेट तो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन आज वाला गेट तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। जिन्हू कीहून से पूछता है क्या आज वाला गेट उससे बड़ा है? कीहून उसे कहता है तुम कल हमारे साथ पहली बार ए रैंक के गेट में आए थे, आज तुम्हारा दूसरी बार है, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं। गेट के साइज का बड़ा या छोटा होना डंजन के रैंक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके रैंक को इसके अंदर से आने वाली एनर्जी को मेजर करने के बाद देते हैं और इसके अंदर से जितनी भी एनर्जी निकल रही है उसके मुताबिक आज वाली डंजन कल वाले के मुकाबले में वीक है, इसलिए तो हमें भेजा गया है, नहीं तो हमारे यहाँ पर एस रैंक के हंटर्स को भेजा जाना था। जिन्हू अटैक फोर्स की तरफ देखता है और कहता है इनकी बी टीम में कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, अगर एस रैंक के हंटर को निकाल दिया जाए तो इनकी बी टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हू कहता है इनकी बी टीम में 11 ए रैंक के हंटर्स हैं, जबकि 6 बी रैंक के हंटर्स हैं। जिन्हू कहता है ये तो सिर्फ हंटर्स गिल्ड वालों के पास इतने ज्यादा हंटर्स हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसा देते हैं। कीहून अपने साथियों से कहता है चलो फिर डंजन के अंदर चलते हैं और वो सारे रेडी हो जाते हैं। जिन्हू जैसे ही गेट से अंदर दाखिल होने लगता है और कहता है इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो कल की गेट के मुकाबले में कम है। हंटर एसोसिएशन वाले गलत नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही जिन्हू कहता है लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसा मैं रेड गेट के अंदर दाखिल होते हुए मुझे महसूस हुआ था। जिन्हू कहता है कहीं मैं बहुत ज्यादा नर्वस तो नहीं हो रहा, मुझे बस रिलैक्स रहना है क्योंकि मैं इस अटैक फोर्स का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पोर्टर हूँ, मुझे इनका सामान उठाना है। और फिर जिन्हू डंजन के अंदर चला जाता है और उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम एक डंजन के अंदर चले गए हो। फिर उनकी सारी टीम डंजन के अंदर चली जाती है। उसी वक्त एक लड़की जिन्हू के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, कीहून बहुत ही अच्छा लीडर है, सिर्फ हमारा कैप्टन नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम ही बहुत ही अच्छी हंटर है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिन्हू उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है शायद एक ए रैंक की हीलर है, मिस जूही जैसे कि बी रैंक की हीलर है, अगर वो भी अपने ट्रॉमा की वजह से रिटायर ना होती तो आज किसी ए रैंक की डंजन में काम कर रही होती। वो लड़की जिन्हू से कहती है हमारी अटैक फोर्स सारे मॉन्स्टर्स का सामना करेगी, अगर तुम फॉर्मेशन के अंदर रहते हो तो कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे हंटर्स गिल्ड का एक मोटो है, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हमारे मैजिशियंस पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो इसका मतलब हमारे टैंकर्स वीक हैं, और अगर हमारे हीलर्स पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो इसका मतलब हमारी अटैक फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, और अगर हमारे पोर्टर यानी कि सामान उठाने वाले पर अटैक किया जाता है
तो इसका मतलब हमारा हंटर गिल्ड रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब तक हमारी अटैक फोर्स सलामत है और फेल नहीं होती तब तक तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर छू नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक हमारी अटैक फोर्स मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे तक पहुँचने नहीं देंगे। कीहून कहता है, आज मैं पहली बार बी टीम को लीड कर रहा हूँ और अगर मैंने अपनी लीड में इस डंजन को क्लियर कर लिया तो इसके बाद एसोसिएशन वाले मुझे बी टीम का ऑफिशियल लीडर बना देंगे। कीहून कहता है, मैं ना तो गिल्ड मास्टर हूँ ना ही वाइस गिल्ड मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ए रैंक के हंटर्स में सबसे बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसी वक्त पूरी अटैक फोर्स को कुछ महसूस होता है कि सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो सारे अपने आप रेडी हो जाते हैं। जिन्हों भी ये देखा हैरान हो जाता है और कहता है, इन सबको तो किसी ने इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए, ये अपने आप ही फाइट के लिए रेडी हो गए, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन साथ ही वो सामने से आने वाले मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डंजन के जैकल्स होते हैं। वो सारे लोग उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो हैरान इस बात पर होते हैं क्योंकि डंजन जैकल बहुत ज्यादा वीक मॉन्स्टर्स हैं। डंजन जैकल ए रैंक की डंजन के अंदर नहीं होते। ए रैंक की अटैक फोर्स के सामने डंजन जैकल्स तो बिल्कुल छोटे मॉन्स्टर्स की तरह हैं, जिन्हें वो बहुत ही आसानी से मार देते हैं। कीहून भी ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, आए डंजन जैकल्स ए रैंक की डंजन में क्या कर रहे हैं? जिन्हों उस लड़की से पूछता है, क्या कोई मसला है? डंजन जैकल्स यहाँ पर नहीं हो सकते। वो लड़की से कहती है, हो तो सकते हैं, लेकिन ये एक सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए इनको ए रैंक की डंजन में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ए रैंक की डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो इन सबको मार देंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स इनको खा जाते हैं। और ये यहाँ पर ए रैंक की डंजन में है, इसका मतलब इस डंजन में कुछ तो गलत है। डंजन जैकल्स अगर ग्रुप्स में मिलकर भी ए रैंक के मॉन्स्टर्स को हंट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये मारे जाएंगे। फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसी वक्त जिन्हों एक मरे हुए डंजन जैकल के पास बैठ जाता है और कहता है, इसके गले में तो रस्सी का निशान है, इसका मतलब किसी का पालतू है। मुझे लगता है कि किसी ने इन जैकल्स को पाल रखा है। कीहून कहता है, इसका मतलब किसी मॉन्स्टर ने इनको यहाँ पर रखा हुआ था, बिल्कुल अपने शिकारी कुत्तों की तरह, ताकि वो इनसे शिकार करवा सके। जिन्हों कहता है, क्या डंजन में वाकई में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अटैक करने के लिए हमारे पास भेज सकते हैं? अगर वाकई में इस तरह का कोई मॉन्स्टर इस डंजन में है तो हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उसी वक्त अंधेरे में से कुछ मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जिन्हों कहता है, इनके बहुत सारे हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को देखकर कीहून बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ना सिर्फ कीहून बल्कि उसकी सारी की सारी अटैक फोर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि सामने से जो मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो हाई रैंक के ऑर्क्स होते हैं और वो कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। उनमें से एक ऑर्क चिल्लाता है और अपने भाले को बड़ी पावर के साथ उनकी तरफ फेंकता है। कीहून जल्दी से अपनी शील्ड को सामने की तरफ करता है। वो भाला उस शील्ड के साथ टकराते हुए दूर जाकर डंजन की दीवार के साथ लगता है, जिससे दीवार का वो हिस्सा टूट जाता है। कीहून अपनी शील्ड की तरफ देखता है तो कीहून की शील्ड भी टूट जाती है। कीहून अभी अपनी टूटी हुई शील्ड की तरफ ही देख रहा होता है कि एक और ऑर्क आगे बढ़ता है और कीहून पर अपने बड़े से कुल्हाड़े से अटैक करता है और साथ ही बाकी के ऑर्क्स भी उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कीहून अपने साथियों से कहता है, ये लोग हमारी मेजिस के पीछे हैं, यानी कि मैजिकल यूजर्स के पीछे हैं। कीहून के मेजिस उसे कहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग इतने भी ज्यादा वीक नहीं। और वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन ऑर्क्स का सामना करते हैं। उनमें से एक मेज अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करते हुए एक हाई ऑर्क पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल बेकार जाता है। वो हाई ऑर्क उसके अटैक से जरा भी इफेक्टेड नहीं होता और आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त दूसरी मैजिशियन लड़की आगे बढ़ती है और उसे अपने मैजिकल स्पेल से बाइंड करती है और कहती है, इसकी मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं इसे सिर्फ 5 सेकंड तक ही रोक सकूंगी। उसी वक्त तीसरा मैजिशियन आगे बढ़ता है और कहता है, 5 सेकंड काफी है। वो अपनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करता है और अपने पास से एक क्रीचर को समन करता है। वो मेज कहता है, मैं सिर्फ 2 ही क्रीचर को बुला सकता हूँ, इनमें से सिंगल क्रीचर के पास ए रैंक की पावर है। वो क्रीचर एक नाइट की तरह का होता है जिसके पास एक वेपन भी होता है। वो आगे बढ़कर उस ऑर्क पर अटैक करता है। वो मेज कहता है, मैं अपने समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी दूसरी मैजिकल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो मेरा ट्रम्प कार्ड है। अगर ऑर्क्स ने मेरे इस क्रीचर को भी हरा दिया तो मेरी माना की पावर कंज्यूम हो जाएगी और मैं दोबारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उनमें से एक ऑक्स आगे बढ़ता है और एक टैंक के बाजू पर अटैक करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसी वक्त एक हीलर आगे बढ़ता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। वो हीलर बाकी सबसे कहता है, टैंकर्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से हमें प्रोटेक्ट करो। टैंकर्स उसे कहते हैं, हमारे अटैक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, हमारे अटैक्स बाउंस बैक हो रहे हैं। और वो ऑक्स उन टैंकर्स को बड़ी बुरी तरह पीट रहे होते हैं। कीहून उनसे कहता है, हमारे नंबर्स इनसे कम है, जल्दी से 3-3 के ग्रुप्स में हो जाओ, हम इनका सामना ऐसे नहीं कर पाएंगे। कीहून कहता है, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये एक ए रैंक की डंजन है, लेकिन इसके अंदर हाई ऑर्क्स का सामना होगा, हमें ये बात नहीं पता थी। जब एसोसिएशन वालों ने इस डंजन की मैजिकल एनर्जी को मेजर किया था तब इसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं थी। हाई ऑर्क्स कोई आम ऑर्क्स नहीं है, ये तो ऑर्क्स की स्पीशीज की सबसे हाईएस्ट ऑर्क्स रेंज है। एक सिंगल हाई ऑर्क एक ए रैंक के हंटर के बराबर है और यहाँ पर तो पूरे 20 हाई ऑर्क्स हैं।
साथ ही वो हंटर कहता है नहीं, यहाँ पर टोटल 22 हाई ऑक्स हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 17 लोग हैं। हमारे पास सिर्फ नंबर से कम नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ बी रैंक के हंटर्स हैं जो कि इन हाई ऑक्स का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि हमारे ए रैंक के हंटर्स इन हाई ऑक्स से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर हमारे बी रैंक के मेजिस और बी रैंक के हीलर्स पहले मारे जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसी वक्त एक ऑक पीछे से आता है और अपने बड़े से कुल्हाड़े से उसी हंटर का एक बाजू काट देता है। वो हंटर कहता है हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आज हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 38 के साथ। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्हू एक पोर्टर के तौर पर अटैक फोर्स बी के साथ एक डंजन के अंदर इंटर होता है, लेकिन वहाँ पर अटैक फोर्स का सामना हाई ऑक्स के साथ होता है, जहाँ पर टोटल 22 हाई ऑक्स होते हैं। सारी की सारी अटैक फोर्स उन ऑक्स के सामने बिल्कुल बेबस होती है। उनमें से एक हंटर का बाजू कट जाता है। उसी वक्त एक हीलर आगे बढ़ती है और उसके बाजू को हील करना शुरू कर देती है। ए लेवल के हीलर्स की मैजिकल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बाजू को मुकम्मल तौर पर रीजनरेट कर देती है। लेकिन वो ऑक जिसने उसका बाजू काटा होता है वो अभी भी उनके सर पर खड़ा होता है। वो हीलर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जैसे ही वो ऑक उन दोनों पर अटैक करने लगता है उसी वक्त दिखाते हैं जिन्हू ने अपना बैग उतार कर दीवार के साथ रख दिया होता है और साथ ही जिन्हू अपने स्टाइल मूव में चला जाता है। जिन्हू आगे बढ़ता है और उस ऑक को गले से पकड़ लेता है और साथ ही उसको मार देता है। वो हीलर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अचानक इसको क्या हुआ, ये ओक अपने आप कैसे मर गया, क्योंकि जिन्हू स्टेल्थ मोड में है इसलिए उसको नजर नहीं आ रहा होता। साथ ही बाकी सारे हंटर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले जो उनका सामना नहीं कर पा रहे होते वो आसानी से उन ऑक्स को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिन्हू अपने स्टेल्थ मोड में ही उन सारे ऑक्स को कमजोर करता जा रहा होता है और अपने डैगर से उन पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। उनकी पूरी टीम ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये ऑक्स तो आसानी से मरते जा रहे हैं। जिन्हू कभी किसी ऑक के पाँव पर अटैक करता है, कभी किसी की बॉडी पर अटैक करता है और कभी किसी के बाजू पर, जिससे उनके अटैक्स और डिफेंसेस कमजोर होते जाते हैं। जिन्हू कहता है मैंने इन सारे ऑक्स को कमजोर कर दिया है, वो भी बिना किसी की नजर में आए। जिन्हू कहता है इनमें से कुछ ने तो मुझे देख भी लिया है, हालांकि मैं स्टेल्थ मोड में हूँ। में से 2 ऑक्स ने जिन्हू को देख लिया होता है। जिन्हू जल्दी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हू उनमें से एक ऑक्स से गर्दन के नीचे अपना ब्लेड मारता है और उसे कहता है अगर तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर अपना स्टेल्थ मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसी वक्त एक हंटर लड़की आगे बढ़ती है और उसी ऑक को पंच मारती है और कहती है मैंने इस हंटर को मार दिया, जबकि जिन्हू पीछे हो जाता है। जिन्हू अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है उसका ब्लड तो मेरे हाथ पर भी लग गया। जिन्हू कहता है यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं वो सारे हंटर गिल्ड से हैं और सारे ही काफी ज्यादा काबिल हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। मुझे इनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन हाई ऑक्स बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो हीलर लड़की थोड़ी देर पहले मर गई थी। अगर मैं उसे नहीं बचाता मुझे कुछ तो करना था, बिना किसी और को मारे ही। सिर्फ उनको जख्मी करने पर ही जिन्हू से कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। जिन्हू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपने स्टेल्थ मोड में रहकर सिर्फ इनकी हेल्प करके भी लेवल अप हो सकता हूँ। अगर मैं इन सारे ऑक्स को अपने हाथों से मारता तो शायद मुझे एक और लेवल अप मिल जाता, लेकिन क्योंकि हंटर्स गिल्ड ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है इस डंजन को खरीदने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये डंजन हंटर्स गिल्ड वालों की है, मैं बस चुप कर उनकी मदद ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। सारे 22 ऑक्स को मारने के बाद अटैक फोर्स के मेंबर कहते हैं क्या हमने जीत ली, क्या हमने ये फाइट जीत ली, हमने इन सबको मार डाला। टीम अपने साथियों से कहता है क्या कोई जख्मी तो नहीं है, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है हमारे ए रैंक के हीलर्स तुम्हें हील कर सकते हैं। जिन्हू जल्दी से फिर से अपना बैग उठा लेता है, उनके सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है। वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना हाई ऑक्स के साथ हुआ है, जबकि वहीं पर एक मेज लड़की खड़ी होती है। वो जिन्हू की तरफ देख रही होती है और कहती है शायद इस लड़के को लगता है शायद मैजिकल यूजर्स बेवकूफ है जो इसके स्टेल्थ मोड को नोटिस नहीं कर पाए। उसी वक्त वो हीलर लड़की आगे बढ़ती है और कीमून से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। थोड़ी देर पहले जब हम लोग ऑक्स के साथ फाइट कर रहे थे मैंने कुछ अजीब महसूस किया। एक और को किसी ने गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया और साथ ही उसे मार डाला। एक और अपने आप ऐसे कैसे मर सकता है। कीमून से कहता है तुम्हें क्या लगता है किसी ने मैजिक का इस्तेमाल किया होगा जो हमें नजर नहीं आया। कीमून एक लड़की से कहता है जीना क्या ये तुमने किया है। जीना उसे कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास ऐसे कोई स्किल्स नहीं है। जीना उसे कहती है मैं तो अपने टेलीकिनेसिस मैजिक के साथ सिर्फ उनको रोक सकती थी 1 सेकंड के लिए। हमारी टीम में ऐसा कोई भी मैजिक यूजर नहीं है जो कि कर्स मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हो, और ना ही हमारी अटैक फोर्स में कोई असैसिन है क्योंकि हमारे पास सारी अटैक टाइप है। वही चश्मे वाली मैजिक यूजर उनसे कहती है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर किसी ने कुछ किया है तो वो बाहर से किया होगा, हमारी टीम का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। वो लड़की जिन्हू की तरफ देख रही होती है और कहती है मुझे लगता है इसके पास अपनी कोई वजह होगी अपनी पावर्स को छुपाने की, क्या मुझे सबको इसके बारे में बता देना चाहिए। कीहून उन सब से कहता है तुम सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
जब हम लोग हाई ऑक्स के साथ फाइट कर रहे थे, पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मिडिल में वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे। मुझे लगता है किसी ने हमारी हेल्प की है। उसी वक्त एक हंटर टीमून से कहता है, क्या हम लोग आगे जाने वाले हैं या फिर यहीं से वापस जाएंगे। एक और हंटर उनसे कहता है, आगे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें वापस जाना चाहिए। हम लोग अभी डंजन की एंट्रेंस से ज्यादा दूर भी नहीं आए और यहाँ पर हमें 22 हाई ऑक्स का सामना करना पड़ा। अगर हम डंजन के अंदर जाते हैं तो पता नहीं वहाँ पर और कितने ज्यादा होंगे और इस डंजन का बॉस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसी वक्त एक टैंक आगे बढ़ता है और कीमून के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अब जबकि हमें पता है कि ये डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर हाई ऑक्स है, हम अपने वाइस मास्टर या फिर गिल्ड मास्टर के बिना यहाँ पर नहीं जा सकते, हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें वापस जाना होगा। अगर हमें कोई एस रैंक का हंटर नहीं मिलता तब भी हमें 2 और हीलर्स की जरूरत है, जबकि 3 मैजिक यूजर्स की भी। साथ ही वो कीमून से कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, आज तुम पहली बार हमारी अटैक फोर्स को लीड कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, लेकिन हमें वापस जाना होगा। कीमून उदास हो जाता है और सोचता है, अगर मैं आज सक्सीड हो जाता हूँ तो मुझे इस अटैक फोर्स का कैप्टन बना दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा। शायद मुझे दोबारा इस तरह का कोई चांस न मिले। जिन्हों कीमून की तरफ देखता है और कहता है, ये फैसला करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। इसकी सिचुएशन में अगर कोई और भी होगा तो वो भी यही चाहेगा कि वो डंजन को क्लियर करे, क्योंकि वो एक लीडर बनने वाला है। लेकिन अगर वो एक अच्छा लीडर हुआ तो वो अपना फैसला दुरुस्त करेगा। कीहून थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहता है, चलो फिर वापस चलते हैं। वो सारे हंटर्स भी चैन का सांस लेते हैं और कहते हैं, हमें तो लगा था कीहून आगे जाने का कहेगा, चलो शुक्र है हम लोग वापस जा रहे हैं। कीहून उन सब से कहता है, मैं इतना ज्यादा भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपने अटैक फोर्स को मरने के लिए आगे नहीं ले जाने वाला। कीहून उनसे कहता है, चलो फिर वापस चलते हैं। फिर वो पूरी की पूरी अटैक फोर्स वापस चलना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचते हैं, कीहून उनसे कहता है, यहीं पर रुक जाओ, आज यहाँ पर हो क्या रहा है, गेट को क्या हुआ। डंजन के गेट के सामने एक बैरियर होता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाते। उनके स्पेल कास्टर आगे बढ़ती है और कहती है, ये तो हाई लेवल का मैजिक है, इससे एक स्पेल कास्ट किया गया है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो हंटर्स उससे कहती हैं, क्या तुम इस बैरियर को तोड़ सकती हो, तुम तो एक स्पेल कास्टर हो। वो लड़की कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोशिश करती हूँ। वो लड़की अपनी मैजिकल स्पेल्स को इस्तेमाल करते हुए कहती है, यहाँ पर इस डंजन में कोई ऐसा बंदा है जो कि हाई लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और वो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से बाहर जाएं। हमने बिल्कुल सही फैसला किया था इस डंजन से वापस जाने का, क्योंकि अगर इसका बॉस वाकई में इतना पावरफुल है तो हम लोग उसे नहीं हरा सकते। वो जैसे ही अपनी मैजिक को कास्ट करने लगती है, उसी वक्त उन्हें सेंस होता है कि ये बॉस ने किया है। वो सारे मैजिशियंस को आगे बुला लेती है और कहती है, जल्दी से मेरी हेल्प करो, हमें इस बैरियर को जल्दी से खोलना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तीनों मैजिकल यूजर्स आगे बढ़ जाते हैं और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन्हों कहता है, यहाँ पर मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा है, नॉन मैजिकल यूजर भी इसको महसूस कर पा रहे हैं। इस डंजन का बॉस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो तीनों मैजिकल यूजर जो कि उस ब्लॉक को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि उस गेट को ब्लॉक करने के लिए कर्स मैजिक का इस्तेमाल किया गया होता है, जो कि रिवर्स होकर उन्हीं की बॉडी पर इफेक्ट कर रहा होता है। बाकी के हंटर्स उनसे कहते हैं, जल्दी से अपने होली मैजिक को इस्तेमाल करो, वरना ये कर्स मैजिक उनको मार डालेगा। वो अपने रेड लीडर से कह रहे होते हैं, जल्दी से कुछ करो, जबकि कीहून दूसरी तरफ देख रहा होता है। उनके पीछे हाई ऑक्स की पूरी एक आर्मी खड़ी होती है। उनमें से एक हंटर उनकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सिर्फ वाई ऑक्स का सामना किया था और हम मरते मरते बचे हैं, और यहाँ पर तो पूरी आर्मी है। उनमें से एक और आगे बढ़ता है और सीधा आकर कीहून के सामने खड़ा हो जाता है। कीहून इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वो आगे बढ़कर उसके सामने घुराता है। उसी वक्त एक हंटर आगे बढ़ने लगता है। कीहून उसे कहता है, अपनी जगह पर रुक जाओ, अगर हमने इनसे फाइट करने की कोशिश की तो हम सब लोग मारे जाएंगे। कीहून कहता है, अगर हमारे गिल्ड मास्टर या फिर वाइस मास्टर यहाँ पर होते तो हम लोग इनके सामने जीत सकते थे। वो फिर से चिल्लाता है और अपनी भाषा में कुछ बोलता है और साथ ही बाकी सब भी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं। वो वाला और जो कि कीहून के सामने खड़ा होता है, उसी वक्त उस पर एक मैजिकल स्पेल अटैक करता है और डंजन का बॉस उसे कंट्रोल करते हुए उसके जरिए बोल रहा होता है और उनसे कहता है, मेरा नाम कार्गलान है और मैं तुम इंसानों के साथ मिलना चाहता हूँ। बाकी के सारे हंटर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एक और इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है, क्या ये मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। चश्मे वाली लड़की उनसे कहती है, ये तो सिर्फ एक पपेट है, कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है। कीहून के साथी उसे कहते हैं, एक मॉन्स्टर हम इंसानों के साथ बात करना चाहता है। कीहून, कहीं तुम इस पर यकीन तो नहीं कर रहे, हमें लगता है कि ये कोई ट्रैप है, ये लोग हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, हमें यहीं पर इनसे फाइट करना होगी। कीहून उससे कहता है, क्या तुमने डंजन के दरवाजे को ब्लॉक किया है। कार्गलान उसे कहता है, हाँ मैंने ये किया है और मैं एक ग्रेट सॉर्सरर हूँ और उसका सबसे ताकतवर जादूगर, और तुम लोग चाहकर भी मेरे मैजिक को डिस्पेल नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कीहून कार्गलान से कहता है, क्या इस डंजन के अंदर तुमसे भी ज्यादा कोई पावरफुल है। कार्गलान से कहता है, इस डंजन में मेरे अलावा कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो सके। साथ ही कार्गलान उनसे कहता है, जल्दी से फैसला करो, यहीं पर मेरे लोगों के हाथों मरो या फिर मेरे पास आ जाओ और मुझसे बात करो।
कीहून उसे कहता है हम तुमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है इंसानों मेरे पीछे पीछे आओ। जिन्हू कहता है हम लोग बॉस के रूम में जा रहे हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑक्स हो सकते हैं। वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि हमारे फाइट करके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कहीं ये उसके साथ निगोशिएट तो नहीं करने वाला, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लगता कि उसके साथ बात करके ये मसले को सुलझा सकता है। जबकि कीहून ये सोच रहा होता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये चांस लेना होगा। साथ ही कीहून जिन्हू से कहता है हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, हम सारी अटैक फोर्स मिलकर बॉस पर अटैक करेंगे। उस वक्त तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाना। जब हम लोग बॉस पर अटैक करेंगे वो इस बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाएगा और ये दरवाजा ओपन हो जाएगा। तुम जल्दी से भाग जाना और बाहर जाकर मेन अटैक फोर्स को बताना। जिन्हू से कहता है जब तक मेन अटैक फोर्स यहाँ पर पहुँचेगी तुम सब लोग मर चुके होगे, कहीं तुम सब लोग बॉस के साथ यहीं पर मरने का तो नहीं सोच रहे। कीहून जिन्हू से कहता है हमारा काम यही है, डंजन के बॉस को मारना और गेट को क्लोज करना। अगर हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी काम के पैसे मिलते हैं। वो हीला लड़की आगे बढ़ती है और जिन्हू को अपनी डायरी देते हुए कहती है इसमें मैंने अपनी विल लिखी हुई है, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल जाती हो तो मेरी फैमिली को दे देना। बाकी के हंटर्स भी जिन्हू से कहते हैं ये हमारी फाइट है, तुम्हारी फाइट नहीं है, तुम तो सिर्फ हमारे पोर्टर हो, हम तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकते। जिन्हू उनसे कहता है मैं तुम सब लोगों की चीजें अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर जाकर किसी को ये देनी पड़ेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डंजन के बाहर जहाँ पर माइनिंग की टीम खड़ी होती है वहाँ पर वॉइस मास्टर चाइन आती है। चाइन वहाँ पर आते ही माइनिंग टीम में जिन्हू को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्हू उसे वहाँ पर नहीं मिलता। चाइन कहती है कहीं उसने माइनिंग टीम को छोड़ तो नहीं दिया। माइनिंग टीम के कैप्टन आगे बढ़ते हैं और चाइन से कहते हैं आज तो आपका डे ऑफ था, आप यहाँ पर क्या कर रही है? चाइन कैप्टन से कहती है क्या संग जिन्हू आज नहीं आया? मैं जिन्हू को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। कैप्टन उसे बताते हैं संग जिन्हू आज पोर्टर के तौर पर डंजन के अंदर गया है। ये सुनते ही चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या वाकई में वो डंजन के अंदर चला गया? वो तो एक ई रैंक का हंटर है, वो अटैक फोर्स के साथ ए रैंक की डंजन में क्या कर रहा है? हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, आखिर वो लड़का सोच क्या रहा है? चाइन कहती है मुझे याद आ गया, बॉस के रूम में उसके हाथ में एक वेपन था, मुझे कोई भी गलती नहीं लगी, वाकई में उसके हाथ में एक वेपन था। चाइन कहती है मुझे डंजन के अंदर जाना होगा। कैप्टन उसे कहते हैं क्या कोई मसला है? क्या हमें मेन अटैक फोर्स से राब्ता करना होगा? क्या उनको बुला लें यहाँ पर? चाइन कहती है नहीं, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद ही जाऊंगी। साथ ही चाइन देखती है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है क्योंकि वो कैजुअल कपड़ों में आई होती है। चाइन कैप्टन से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है? मुझे एक वेपन दे दो, मेरे पास आज कोई भी वेपन नहीं है और मुझे डंजन के अंदर जाना है। कैप्टन अपने बंदे से कहते हैं जल्दी से मैडम के लिए एक वेपन लेकर आओ। कैप्टन का बंदा जल्दी से कुदाल लेकर आ जाता है और उसे आकर मैडम के हाथ में दे देता है। चाइन कैप्टन से कहती है क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं? कैप्टन उसे कहता है इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? चाइन कैप्टन से कहती है कोई भी तलवार या फिर भाला भी चलेगा। कैप्टन उसे कहता है हम लोग तो माइनिंग टीम वाले हैं, हमारे पास तो सिर्फ कुदाल ही होती है। चाइन जल्दी से उस कुदाल को कैप्टन के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है मैं हाल ही हाथ ही ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। जैसे ही वो डंजन के गेट में थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वहीं पर रुक जाती है। कैप्टन फिर से उसे कहते हैं क्या आप वाकई में हाल ही हाथ अंदर जाना चाहती हैं? चाइन वापस मुड़ती है और उसके हाथ से वो कुदाल ले लेती है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और अपना सर झुका के रखा होता है। कैप्टन उसे कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया, इसे अपने साथ लेकर जाओ। फिर वो डंजन के गेट से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है जहाँ पर डंजन के बॉस के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ पर तो पूरा एक दरबार सजा होता है जहाँ पर आसपास दोनों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं, जबकि सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर उनका किंग कार्गलान बैठा होता है। जैसे ही वो सारे वहाँ पर पहुँचते हैं कार्गलान उन सबको वेलकम कहता है। कीहून बॉस को देखते ही कहता है हम लोग कम से कम इस बॉस को तो हरा ही सकते हैं, मरने से पहले हमें कुछ तो करना होगा। कार्गलान के साथ उसके 4 गार्ड्स खड़े होते हैं। कीहून कहता है ये चारों गार्ड्स भी कोई कमजोर नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इनसे भी निपटना पड़ेगा। वो सारे हंटर्स रेडी होते हैं और कहते हैं जैसे ही कीहून हमें इशारा करेगा हम सब लोग उस पर एक साथ अटैक करेंगे और सामने बैठे किंग को मार डालेंगे। कार्गलान उन सब इंसानों से कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? और साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे हंटर हैरान परेशान हो जाते हैं, जबकि कीहून की हालत भी खराब हो जाती है। कीहून की टीम के मैजिकल यूजर्स कहते हैं इसके पास तो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, हम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते। चश्मे वाली लड़की कहती है ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है, इसकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है, हम तो इसके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। कीहून कांपती हुई आवाज के साथ कार्गलान से पूछता है आज तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम्हारे वॉरियर्स ही हमें मारने के लिए काफी थे, तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो?
कालकलान उसे आगे से कहता है, मजे के लिए। ये सुनते ही कीहून बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या हम इंसान सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए हैं? कालकलान कीहून से कहता है, जब तक हमारा टाइम यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता तब तक हम तुम लोगों को एक एक करके मारते जाएंगे और मजा करेंगे। लेकिन साथ ही कालकलान कहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। असल में कालकलान जिन्हों की तरफ देख रहा होता है। कीहून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये मॉन्स्टर हमें अपना दुश्मन समझने की बजाय बल्कि हमें सिर्फ एक खिलौना समझ रहा है जिसे वो मार कर फेंक सकता है, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। साथ ही कीहून चिल्लाता हुआ कालकलान की तरफ आगे बढ़ता है और अपने साथियों से कहता है, अभी टाइम है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन उसके साथी वहीं पर जम जाते हैं। वो इतने ज्यादा खौफजदा होते हैं कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। कीहून अकेला ही भागता हुआ कालकलान की तरफ आगे बढ़ता है। कीहून कालकलान के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार से जैसे ही कालकलान पर अटैक करने वाला होता है, कालकलान एक स्पेल कास्ट करता है जो कि हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन होता है। उसके स्पेल कास्ट करते ही कीहून के सामने एक शील्ड बन जाती है। कीहून उस शील्ड के साथ टकराकर पीछे जाकर दूर गिरता है। जैसे ही कीहून जाकर गिरता है, कालकलान एक और मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करता है जो कि ग्रेविटेशनल मैजिक होता है। कालकलान अपने मैजिक से ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। वो पहले तो अपनी मैजिकल पावर से कीहून को हवा में उठा लेता है, उसके बाद उसे कभी ऊपर कभी नीचे उठा कर पटक कर मारता है। जबकि कीहून के हंटर साथी बस वहाँ पर खड़े रो रहे होते हैं और उसे मरता हुआ देख रहे होते हैं। उसी वक्त मिड एयर में से जिन्हों आगे बढ़ता है और कीहून को पकड़कर साइड पर कर लेता है। ये देखकर कालकलान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कीहून बहुत ज्यादा सहमी होता है। जिन्हों कीहून से कहता है, ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारी अटैक फोर्स मरने वाली है, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे बस तुमसे परमिशन चाहिए। मुझे बताओ, क्या मैं इस रूम में सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ? उसी वक्त कालकलान का एक गार्ड आगे बढ़ता है और जिन्हों पर अटैक करने लगता है। जिन्हों अपने हाथ को उसकी तरफ करते हुए अपने डोमिनेटेड टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और उस गार्ड को बिल्कुल वैसे ही जैसे कालकलान ने कीहून को ग्रेविटेशन मैजिक से पटक कर मारा था, उसको भी वैसे ही पटक कर मारता है। जिन्हों कीहून से कहता है, मैं तुमसे सिर्फ एक बार और पूछूंगा, क्या मुझे परमिशन है इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने की? कीहून रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, प्लीज इन सबको मार डालो, मेरी मदद करो, मेरी टीम को बचा लो। कालकलान जिन्हों से कहता है, एक कमजोर इंसान होने पर भी तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन तुम्हारी मैजिकल पावर जितनी नहीं है जितनी मेरी है। क्या तुम हम सब के सामने टिक पाओगे? जिन्हों उठकर खड़ा हो जाता है और कालकलान से कहता है, आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कभी फील नहीं की। कालकलान खुश हो जाता है और कहता है, अब तुम्हें समझ आई मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिन्हों से कहता है, लेकिन हम दोनों की पावर लेवल सेम है, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। साथ ही जिन्हों अपने शैडोज की आर्मी को बाहर निकाल लेता है और वो सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। एक गाड़ी आकर रुकती है जिसे मॉनिटरिंग डिवीजन से मिस्टर वू जिन होते हैं, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ आए होते हैं। माइनिंग टीम के कैप्टन कहते हैं, अब मॉनिटरिंग डिवीजन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर वू जिन सीधे जाकर डंजन के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आए जिन्हों को क्या पड़ी थी इनके साथ आकर माइनर के तौर पर काम करने की? सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि वो दूसरे दिन भी इनके साथ आ गया। माइनिंग टीम के कैप्टन आगे बढ़ते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं, ऐसी क्या बात होगी जो आप लोग यहाँ पर आए हैं? मिस्टर वू जिन कैप्टन से कहते हैं, हमने सुना है कि संग जिन वू यहाँ पर माइनिंग टीम के साथ काम कर रहा है, कहाँ पर है वो? कैप्टन ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आए कितने लोग उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं, आए हमें भी बताया जाए कि मसला क्या है। माइनिंग टीम का वो बंदा जिसे जिन्हों ने आंखें दिखाई थी, तो वहाँ पर आता है और कहता है, मुझे लगा ही था वो कोई कातिल है, उसने कत्ल किया होगा, इसीलिए तो ये लोग यहाँ पर आए हैं उसे पकड़ने के लिए। जब डंजन के अंदर उसने मुझे घूर कर देखा था, मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी वो एक किलर है। मिस्टर वू जिन उनसे कहते हैं, फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ वो है कहाँ पर? कैप्टन उनसे कहते हैं, वो डंजन के अंदर है। हमारी अटैक टीम का पोर्टर नहीं आया था, इसलिए वो उनके बैग्स उठाकर उनके साथ डंजन के अंदर चला गया है। उसने अपने आप को खुद ही पेश किया था। मिस्टर वू जिन कहते हैं, आए ये लड़का करना क्या चाहता है? पहले उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया, अब वो एक पोर्टर बन गया है, हालांकि वो बहुत जल्दी एक एस रैंक का हंटर बनने वाला है। कैप्टन उनसे कहते हैं, आज सबके साथ मसला क्या है? आज सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं? थोड़ी देर पहले मिस चाहाइन भी यहाँ पर आई थी और उसी का पूछ रही थी। मैंने उनको बताया तो वो भी डंजन के अंदर चली गई। कहती है मुझे उससे मिलना है। वो पहले वाला बंदा फिर से आता है और कहता है, क्या उसने किसी को मारा है? मुझे पक्का पता है उसने किसी को मारा होगा, इसलिए तो इतनी ज्यादा इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हैं। मिस्टर वू जिन उन सब से कहते हैं, कल न्यूज में तुम सब लोगों को पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। साथ ही मिस्टर वू जिन अपने लोगों से कहते हैं, चलो हमें भी डंजन के अंदर जाना होगा। जबकि वो बंदा अभी भी सबसे पीछे यही कह रहा होता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, वो एक माइनर नहीं है, वो एक किलर होगा। मिस्टर वू जिन जैसे गेट से अंदर दाखिल होते हैं, वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी फील होती है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी, ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वो लोग जल्दी से अपना माना क्रिस्टल लाकर एक मीटर से उसकी एनर्जी को मेजर करते हैं। मिस्टर वू जिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं,
इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। अगर ये ए रैंक की डंजन है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक ए रैंक की डंजन है। हमने इसकी पहले जो मेजरमेंट की थी वो बिल्कुल गलत थी, और अगर अटैक फोर्स हमारी प्रीवियस मेजरमेंट पर बनी है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि इस वक्त अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, इसलिए ज्यादा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें अंदर जाना होगा। चाइन चलती हुई बॉस के रूम की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसे ऑक्स की लाशें मिलती हैं। चाइन कहती है कि उनकी टीम इन सबको नहीं मार सकती, ये तो सारे हाई ऑक्स हैं। साथ ही उसे एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो महसूस होता है। चाइन जल्दी से अपने बाल बांध लेती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है और कहती है अगर ये बॉस से एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब कीहून की टीम उसको नहीं हैंडल कर पाएगी। नेक्स्ट सीन फिर से बॉस के रूम का होता है। कालकलान जिन्वू से कहता है तुम्हारे पास तो बहुत ही कम सोल्जर्स हैं, तुम इन सारे सोल्जर्स से मेरे ऑक्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिन्वू कालकलान से कहता है अगर तुम हमें इसी तरह कमजोर समझते रहे तो बहुत जल्दी तुम मरने वाले हो। साथ ही जिन्वू अपनी एक और स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि एरिया इफेक्ट होता है। एक स्पेशल रेंज के अंदर जिन्वू के सारे शैडोज की पावर ज्यादा बढ़ जाती है। अगर जिन्वू के शैडो उसी एरिया के अंदर रहेंगे तो उसके शैडोज की पावर 50% बढ़ जाएगी। जिन्वू कहता है मुझे ये वाला स्किल डीमन कासल के 70 फ्लोर पर मिला था। मेरे शैडो सोल्जर्स पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इस स्किल के साथ उनकी पावर 50% तक बढ़ जाती है। कीहून की टीम के मैजिशियंस भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर इसने इतने ज्यादा क्रीचर्स को कैसे बुला लिया। वो बंदा जिसने पहले एक क्रीचर को बुलाया था वो कहता है मैं तो सिर्फ 2 को बुला सकता हूँ, इसने इतने ज्यादा को कैसे बुला लिया। चश्मे वाली लड़की कहती है इस लड़के से तो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही है, लेकिन हमें पहले इसमें से ऐसी एनर्जी क्यों महसूस नहीं हुई। कालकलान अपने वॉरियर्स से कहता है तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से इसके शैडोज को मार डालो। और साथ ही कालकलान के सारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से आयरन अपनी टॉन्टिंग स्किल को इस्तेमाल करता है, लेकिन हाई ऑक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, इसलिए उसका टॉन्टिंग इफेक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये देखकर आयरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आयरन अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ इग्रिस होता है जो कि अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उनको मार रहा होता है। इग्रिस एक ही बार में 4 से 5 ऑक्स को इकट्ठे मार देता है, जबकि जिन्वू भी अपना नाइफ निकाल लेता है और उन ऑक्स को मारना शुरू कर देता है। जिन्वू को इस तरह फाइट करते हुए देखकर कीहून की टीम के मेंबर्स कहते हैं आखिर ये बंदा है कौन, इसने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर क्यों रखा, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल हमारे वाइस मास्टर की तरह। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जिन्वू का राज सबके सामने खुल जाता है क्योंकि मिस्टर वू जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और चाइन भी अपनी आंखों से फाइट करते हुए देख लेती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिग फ्लिक्स। हाजिर हूँ लेवल अप के एपिसोड 40 के साथ। आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्वू और कालकलान के सोल्जर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। कीहून की पार्टी के बंदे कहते हैं आखिर ये लड़का है कौन और इसने अपनी एबिलिटीज को अब तक छुपा कर क्यों रखा। जिन्वू उसके ऑक्स को मार रहा होता है। जिन्वू कहता है आयरन, इग्रिस और टैंक के अलावा मेरे बाकी के सारे सोल्जर्स कमजोर हैं। वो सारे कम से कम बी रैंक के बराबर होंगे, लेकिन वो इन सारे ऑक्स के सामने बेकार हैं। उनमें से काफी सारे नॉर्मल शैडोज तो कई बार डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं सिर्फ एक ही ऑक को मारने की कोशिश में। जिन्वू कहता है यहाँ पर ऑक्स की तादाद बहुत ज्यादा है और मेरे शैडोज बहुत ज्यादा कम है, मैं जितने ज्यादा ऑक्स को मार सकता हूँ मुझे उतने को मारना होगा। लेकिन असल मसला कालकलान है जो कि एक जबरदस्त मैजिशियन है। वो अपना एक और स्पेल इस्तेमाल करता है, हाइमन ऑफ फायर ड्रैगन, और एक बड़ा सा ड्रैगन निकालकर एक फायर अटैक करता है जिससे जिन्वू के जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। कालकलान जिन्वू से कहता है जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पपेट्स बिल्कुल बेकार हैं, तुम्हें पहले ही शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। जिन्वू कालकलान से कहता है शो ऑफ तो तुम कर रहे हो, मैंने अभी तुम्हें अपनी पावर दिखाई ही नहीं। जब तक मेरे पास माना की एनर्जी है मेरे शैडो सोल्जर्स दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। कालकलान जिन्वू से कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे सोल्जर्स रीजनरेट कर सकते हैं, तुम माना की एनर्जी को यूज कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पर तुम्हारी माना की एनर्जी खत्म हो जाएगी इससे पहले कि तुम मेरे सारे हाई ऑक्स को मार डालो। जिन्वू जल्दी से जंप करता है और कालकलान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है लेकिन मेरी माना की एनर्जी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कालकलान फिर से अपने सामने शील्ड बना लेता है और जिन्वू के अटैक से बचता है। कालकलान जिन्वू से कहता है तुम्हारे मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाएंगे। जिन्वू कालकलान से कहता है मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है, मेरे जनरल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जिन्वू आयरन और इग्रिस की बात कर रहा होता है। कालकलान जिन्वू से कहता है तो फिर मुझे तुम सबको एक साथ डिस्ट्रॉय करना होगा, और वो एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे पूरे अरीना में जबरदस्त धमाका होता है। जिन्वू कहता है ये तो वुल्कन और मीटस दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है। मीटस की पावर ये थी
कि वो हजारों अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन इसके पास भी हजारों की तादाद में सोल्जर्स हैं और इसके स्पेल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका डिफेंस भी अच्छा है। ये तो मेरी जॉब चेंज क्वेस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही जिन्हों अपने पोशन की विंडो को ओपन करता है और एक पोशन खरीद कर उसे पी लेता है, जो कि माना की कमी को पूरा करने के लिए होता है। जिन्हों कहता है जॉब चेंज क्वेस्ट में मैं अपने माना को रीजनरेट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इन्वेंटरी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जब चाहे इन पोशंस को पीकर अपना माना बढ़ा सकता हूँ। जिन्हों उस पोशन को पीने के बाद कार्गलान से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्रोमेंसी की पावर क्या होती है। और साथ ही वो कहता है जागो, जितने भी ऑक्स उन लोगों ने मारे होते हैं वो सारे के सारे ऑक्स शैडो सोल्जर बनकर जिन्हों के साथ खड़ी हो जाती हैं। ये देखकर कार्गलान भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो मेरे ही वॉरियर्स को अपने सोल्जर्स में तब्दील कर सकते हो। जिन्हों कार्गलान से कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे भी मेरे सोल्जर्स बनने वाले हैं। और साथ ही जिन्हों उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है जैसे ही मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने सोल्जर बना लूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये बात सुनते ही कार्गलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कहीं ये वाकई में वो तो नहीं। और वो कुछ नाम लेता है, लेकिन वहीं पर उस नाम को हाइड कर दिया जाता है और वो नाम MO से स्टार्ट होता है। शायद वो मॉन्स्टर कहना चाहता है। कार्गलान कहता है अगर ये वाकई में वो है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही हमारी आंख खुली तो हमारे कान में सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्डर था, हमें इंसानों को मारना है। हमारे कान में बार बार एक ही आवाज आती है कि इंसानों को मार डालो, और हम लोग यही करेंगे क्योंकि हमें अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है, चाहे ये वही क्यों ना हो। कार्गलान अपने वॉरियर से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और सारे इंसानों को मार डालो। कार्गलान के अपने गार्ड्स भी आगे बढ़ते हैं और फाइट स्टार्ट करते हैं। जिन्हों कहता है तो अब क्या ये फाइट जनरल्स के दरमियान होने वाली है। जिन्हों की तरफ से आयरन आगे बढ़ता है और एक गार्ड के साथ फाइट करता है, लेकिन आयरन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कार्गलान के गार्ड को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और हरा देता है। जबकि दूसरी तरफ इग्रिस का सामना उसके दो गार्ड्स के साथ होता है। वो दोनों ऑक्स एक साथ इग्रिस पर अटैक करते हैं। इग्रिस अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उनमें से पहले एक को मार डालता है और साथ ही दूसरे की तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वो जैसे ही पीछे की तरफ गिरता है वहाँ पर आयरन खड़ा होता है। आयरन अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ उसको एक जोरदार हिट लगाता है और वो आयरन की हिट से जैसे ही पीछे जाकर गिरता है वहाँ पर टैंक खड़ा होता है। टैंक अपना बड़ा सा पंजा मारकर उसको वहीं पर मार देता है। जिन्हों कार्गलान से कहता है मुझे लगता है कि मेरे जनरल तुम्हारे जनरल से ज्यादा पावरफुल हैं। जिन्हों कहता है हालांकि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरा माना बहुत ही तेजी के साथ खत्म होता जा रहा है। मैं इन पोशंस के साथ अपने माना को रिप्लेनिश नहीं कर सकता। उनके टीम मेंबर्स भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर खड़े रहकर देख नहीं सकते, हमें भी फाइट में हिस्सा लेना होगा, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं कार्गलान अपने कर्स मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उन सारे हंटर्स को बहुत ज्यादा पेन में मुब्तला कर देता है और वो बेचारे हंटर वहीं पर चीखना शुरू कर देते हैं। कार्गलान उनसे कहता है तुम लोग सिर्फ तमाशाई हो, दूर खड़े होकर तमाशा देखो, तुम लोगों को इस फाइट में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है। साथ ही कार्गलान खड़ा हो जाता है और जिन्हों की तरफ अपना स्पेल कास्ट करता है। कार्गलान जिन्हों से कहता है मैं एक ग्रेट जादूगर हूँ, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और वो अपने सारे कर्स मैजिक को उस पर एक्टिवेट करता है। लेकिन जिन्हों पर उसके कर्स मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि जिन्हों के पास इम्यूनिटी है, क्योंकि ग्रेट गांडारो ने उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया हुआ है जिसकी वजह से कोई भी कर्स मैजिक उस पर काम नहीं करेगा। ये देखकर कार्गलान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। कार्गलान जिन्हों से कहता है तुमने मेरे कर्स मैजिक को कैसे डिस्पेल किया। जिन्हों कार्गलान से कहता है मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैं तुम्हारे लिए एक बैड मैच अप हूँ, तुम्हारा कोई भी कर्स मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मेरे ऊपर ग्रेट कांडारो की ब्लेसिंग्स हैं। साथ ही जिन्हों कार्गलान से कहता है चलो फिर पहले तुम्हारी शील्ड को तोड़ते हैं। जिन्हों अपने एक मैजिशियन को वही क्रिस्टल देता है जिससे उसकी मैजिकल पावर डबल हो जाती है और वो एक बड़े से फायर बॉल के साथ कार्गलान पर अटैक करता है जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है। जिन्हों के लास्ट फायर अटैक की वजह से कार्गलान अपने घुटनों पर आ जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं चाइन भी बॉस के कमरे में दाखिल हो जाती है और वो ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने की तरफ देखती है तो बहुत सारे शैडो क्रीचर्स हाई ऑक्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। चाइन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है हाई रैंक के मैजिशियन भी सिर्फ एक या दो ही समनिंग्स को बुला सकते हैं, इतने ज्यादा समनिंग क्रीचर्स कहाँ से आ गए, ये किसकी पावर है। चाइन जल्दी से अपनी अटैक फोर्स के पास आ जाती है। चाइन उनसे पूछती है क्या तुम सब लोग ठीक हो, आज यहाँ पर क्या हो रहा है। हीलर लड़की चाइन से कहती है हमें खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कार्गलान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्हों से कहता है अब तुम्हारी जो पैथेटिक पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। वो अपने बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को कंबाइन करते हुए अपने साइज को बढ़ा लेता है और वो एक जाइंट बन जाता है। चाइन सभी से कहती है यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। कार्गलान जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है वो कहता है मैं तुम सब लोगों को अपने पैरों तले रोन दूंगा। जिन्हों उसके सामने खड़ा होता है उसे कहता है जाइंट्स के साथ मेरी बहुत ज्यादा बैड मेमोरीज है, तुमने तो एक जाइंट बनकर मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कार्गलान के लास्ट अटैक की वजह से जिन्हों का माना पॉइंट 0 हो जाता है जिससे उसके सारे शैडो क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। कार्गलान जिन्हों से कहता है
तुम्हें मेरे सामने होशियार बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर अपने साथ खेलने क्या दे दिया, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। साथ ही कार्गलन अपने मुंह से एक बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट करता है और जिन्हू पर अटैक करते हुए उससे कहता है, मैं कार्गलान हूँ, एक ग्रेट मैजिशियन। क्या मैं अभी तुम्हें एक इंफीरियर क्रीचर लगता हूँ? जिन्हू जंप करते हुए हवा में चला जाता है और अपने नाइफ थ्रो स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने नाइफ को सीधे उसकी आंख में मारता है और उसे कहता है, जब तुम्हारा साइज बड़ा हो जाता है तो तुम एक इजी टारगेट बन जाती हो। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, एक मैजिशियन किसी असैसिन के अटैक को नहीं रोक सकता जब तक उसके पास अपने गार्ड्स ना हो। जिन्हू के अटैक की वजह से कार्गलान अंधा हो जाता है और वो अपनी आंख पर हाथ रख के चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त मॉनिटरिंग डिवीजन से मिस्टर वू जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आहिर यहाँ पर हो क्या रहा है? चाइन भी उनके पास ही खड़ी होती है और वू जिन से कहती है, ये सारे क्रीचर्स उस लड़के ने बुलाए हैं। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, उस लड़के से मतलब क्या तुम संग जिनवू की बात कर रही हो? जिनवू अभी भी अपने डैगर के साथ कार्गलान से फाइट कर रहा होता है। जिनवू कहता है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरा डैगर बहुत ज्यादा छोटा है, मैं इस पर क्रिटिकल हिट नहीं लगा पा रहा। जिन्हू अपने डैगर को वापस रख देता है और कहता है, ऐसे टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ काम आएगी, और अपने पंच से ही उसको एक जोरदार पंच लगाता है। जिन्हू का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि कार्गलान नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। चाइन कहती है, सिर्फ मिस्टर चोई जोंग ही नहीं बल्कि मॉनिटरिंग डिवीजन वालों को भी इस लड़के के बारे में पता है। आखिर ये लड़का है कौन? मिस्टर वू जिन कहते हैं, जब हमें पता चला कि हमारी मेजरमेंट गलत है तो हम इस डंजन में मदद करने के लिए आए थे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत ही नहीं। आज तो हमने संग जिनवू को ए रैंक की डंजन को अकेले ही क्लियर करते हुए देख लिया, इतना सबूत काफी है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, ये तो वाकई में एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन ये मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे ये अपने लिए शैडो सोल्जर्स बुला सकता है। पता नहीं जिन्हू के पास और कौन कौन सी एबिलिटीज है और इसकी लिमिट क्या है, ये कितने ज्यादा क्रीचर्स को एक टाइम पर बुला सकता है। चाइन वूजिन से कहती है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? आखिर ये लड़का है कौन? मिस्टर वूजिन चाइन से कहते हैं, मैं इस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा बहुत कहना ठीक होगा। कार्गलान अभी भी जिंदा होता है। जिन्हू कार्गलान से कहता है, एक मैजिशियन जैसे ही अपने गार्ड्स को खो देता है वो हार जाता है। कार्गलान जैसे ही जिन्हू की तरफ देखता है तो जिन्हू ने उसके चारों गार्ड्स को अपने शैडो सोल्जर्स बना लिया होता है और वो जिन्हू के साथ खड़े होते हैं। कार्गलान उसे कहता है, मैंने अपनी बॉडी को साइज में बड़ा कर लिया, फिर भी तुमने मुझको हरा दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। और साथ ही वो चिल्लाकर फिर से अटैक करने लगता है। जिन्हू उसी के गार्ड्स को, जो कि अब उसके शैडो सोल्जर्स हैं, उनको आगे भेजता है और वो कार्गलान को मार डालते हैं। कार्गलान के मरते ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है, और साथ ही जिन्हू को 2 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हू कहता है, मैंने डंजन बॉस को हरा दिया और बाकी के सारे ऑक्स को मेरे सोल्जर्स ने मार डाला है, क्या मुझे इससे हासिल होने वाले रिवार्ड्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए? लेकिन साथ ही जिन्हू कहता है, असल में ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ भी यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं रिवार्ड्स नहीं उठा सकता तो मैं इसको अपना शैडो सोल्जर तो बना सकता हूँ। जिन्हू आगे बढ़ता है और कार्गलान की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है, जागो, और वो उसका शैडो सोल्जर बन जाता है। डंजन बॉस को अपना शैडो सोल्जर बनाते हुए वो सारे हंटर्स उसको देख लेते हैं। मिस्टर वूजिन और चाइन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कार्गलान शैडो सोल्जर बनने के बाद जिन्हू के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिन्हू कहता है, शैडो बनने के बाद तो तुम काफी ज्यादा खामोश हो गए हो, इस तरह तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जिन्हू कार्गलान को हरा देता है और उसको भी अपना एक शैडो सोल्जर बना लेता है। कार्गलान उसके सामने घुटने देकर बैठ जाता है। जिन्हू कहता है, अब तो तुम पहले से ज्यादा शांत हो गए हो, जबकि तुम एक शैडो सोल्जर बन गए हो। उसी वक्त विंडो ओपन होती है और जिन्हू से कहा जाता है, अपने शैडो सोल्जर के लिए एक नाम चूज करो। जिन्हू कहता है, मुझे शायद तुम्हारा नाम याद नहीं रहा, पता नहीं तुम्हारा नाम क्या था, चलो मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। जिन्हू कार्गलान को टस्क का नाम देता है। जिन्हू कहता है, इस डंजन में आकर तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो गया, मुझे बहुत सारे हाई ऑक्स की बॉडी एज अ शैडो मिल गई, साथ में मुझे एक डंजन बॉस भी मिल गया है। इसके अलावा लेवल अप होने पर मैं 127 शैडोज को सेव कर सकता हूँ। जिन्हों में से जितने भी फालतू और नॉर्मल के शैडोज होते हैं उन सबको नथिंगनेस में भेज देता है, जबकि बाकी सबको सेव कर लेता है। जबकि बाकी के सारे हंटर्स दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जिन्हों जैसे ही अपनी शैडोज को वापस भेजता है उसी वक्त मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और मिस्टर वूजिन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही उसकी नजर चाइन पर पड़ती है। जिन्हों कहता है, क्या मैं आज पकड़ा गया? इन लोगों ने तो मुझे एक्शन में लाइव देख लिया। जिन्हों कहता है, अब मैं इस सब को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा? लेकिन उसी वक्त मिस्टर वूजिन अपने साथियों के साथ जल्दी से जिन्हों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उन सब से कहते हैं, हम लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं, हमारी एसोसिएशन को इसका इंचार्ज बनाया गया है, इसकी सुपरविजन हमारी जिम्मेदारी है। और संग
जिनवू एक टॉप सीक्रेट है जिसे पब्लिक के सामने पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए जितना हो सके बाहर जाकर किसी को भी इसके बारे में मत बताया जाए। डंजन से बाहर निकलने पर हम लोग तुम्हें सब कुछ बताएंगे जितना हमें इसके बारे में पता है। इसके अलावा तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, वरना हंटर एसोसिएशन वाले तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। वो इंस्पेक्टर जिनवू से कहते हैं, सर हम लोग आपको डंजन से बाहर ले जाते हैं, हमारे साथ आए। अगर इन सब के सवालों से बचना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो और चुपचाप बाहर चलो। मिस्टर वूजिन जिनवू से कहते हैं, अभी अभी तुमने जो स्ट्रेंथ इनके सामने दिखाई है वो एक एस रैंक के हंटर से बहुत ज्यादा है। तुम्हारे बारे में बहुत सारे सवाल उठेंगे। मिस्टर वूजिन उस अटैक फोर्स से कहते हैं, हम लोग यहाँ से बाहर निकलने में तुम लोगों की मदद करेंगे। अगर तुम्हें सन जिनवू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एसोसिएशन से राब्ता कर सकते हो। कीहून भी उठकर आ जाता है और उनसे कहता है, एक मिनट रुको, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम किस रैंक के हीरो हो। तुमने हमारी मदद की, तुमने हम सब की जान बचाई। हम सब तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी अटैक फोर्स की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों की जान बची है। जिनवू आगे बढ़ता है और इस हीलर लड़की से कहता है, अब जब तक तुम बच चुकी हो अपनी डायरी को अपने पास रख लो और अपने घर वालों को अपनी विल हुडी दे देना। वो लड़की शर्माते हुए उससे वो डायरी ले लेती है। फिर वो मॉनिटरिंग डिवीजन वाले जिनवू को अपने साथ ले जाते हैं। चाहे इन्होंने पीछे से रोकना चाहती है लेकिन वहीं पर खामोश हो जाती है। चश्मे वाली लड़की आगे बढ़ती है और चाइन से कहती है, तुम ये कुदाल लेकर यहाँ पर क्यों आई हो? चाइन शर्माते हुए उससे कहती है, क्या मैं अजीब लग रही हूँ? चश्मे वाली लड़की कहती है, किसको अजीब लग रही हो? चाइन फिर से शर्मिंदा हो जाती है और शर्माना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर यू जिनहो और जिनवू दोनों ने मिलने का वादा किया था। यू जिनहो वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। यू जिनहो कहता है, अभी जिनवू यहाँ पर आने वाला है, मुझे उससे बात करनी होगी। जिनहो कहता है, आज जिनवू जो भी फैसला करेगा उससे मेरी किस्मत का फैसला होगा कि मैं अपने गिल्ड का मास्टर बनूंगा या नहीं। थोड़ी देर के बाद जिनवू वहाँ पर आ जाता है। जिनवू के कपड़े काफी ज्यादा गंदे होते हैं। यो जिनहो से कहता है, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? जिनहो से कहता है, मैं डायरेक्टली डंजन से यहाँ पर आ रहा हूँ। ये देखकर जिनहो हैरान हो जाता है और कहता है, तो अभी भी ये डंजन के अंदर जा रहा है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। जिनहो उसे सारी की सारी बात बताता है कि अपने पापा के साथ उसकी क्या बात हुई। जिनहो यो जिनहो से कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारी कन्वर्सेशन के दौरान वहाँ पर रेड गेट इंसिडेंट का एक बंदा आ गया था और उसने वो सारी बात बता दी कि रेड गेट इंसिडेंट के दौरान क्या हुआ था और मैंने कैसे उन लोगों को बचाया। जिनहो से कहता है, तो इसका मतलब अब तुम्हें मेरी कोऑपरेशन की जरूरत है ताकि तुम अपने यूजिन गिल्ड के मास्टर बन सको। जिनहो से कहता है, अब मेरी किस्मत का फैसला तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। मैं तुम पर कोई भी जोर नहीं डालूंगा, तुम जो चाहे वो फैसला कर सकते हो। तुम्हें हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना है या नहीं? जिनवू थोड़ी देर सोचने के बाद जिनहो का अपना फैसला सुना देता है, लेकिन हमें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताया जाता कि जिनवू ने क्या फैसला किया है। नेक्स्ट सीन हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर चोई जोंग बैठा होता है। कीहून चोई जोंग के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। चोई जोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक कह रही हो? क्या सन जिनवू वाकई में हमारी रेस में शामिल था? कहीं तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हुआ? क्या वाकई में वो कल वो माइनिंग की टीम के साथ था और आज वो हमारे पोर्टर के तौर पर काम कर रहा था? कीहून चोई जोंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या था, लेकिन उसने जरा भी इंटरफियर नहीं किया हमारी रेड्स के दौरान। लेकिन जब हमारी जान पर बन आई तो उसे अपने आप को जाहिर करना पड़ा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और हमारी अटैक फोर्स उसको हैंडल नहीं कर सकती थी। जिनवू को लगा होगा कि हम सब लोग मरने वाले हैं, इसीलिए उसने अपनी पावर्स को हमारे सामने शो किया और हमारी जान बचाई। चोई जोंग से कहता है, व्हाइट टाइगर वाले भी उसकी हेल्प रिसीव कर चुके हैं और अब उसने हमारी भी मदद कर दी। सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है। चोई जोंग कहता है, वो एक असैसिन टाइप हंटर है लेकिन बहुत सारे समन्स क्रीचर्स भी बुला सकता है और उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो डेड मॉन्स्टर्स को भी अपने लिए शैडो सोल्जर्स बना सकता है। चोई जोंग कहता है, ये एबिलिटीज तो हम लोगों ने कंफर्म कर ली है कि ये हम लोगों ने देखी है, लेकिन इसके अलावा उसके पास पता नहीं कौन कौन सी एबिलिटीज होंगी। चोई जोंग कहता है, वो तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। फिर वो कीहून से कहता है, अगर तुम्हें हम दोनों को कंपेयर करना हो तो हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कीहून गिल्ड मास्टर यानी कि चोई जोंग से कहता है, एक रेड को क्लियर करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए हम लोग 3 तरह की टीम्स लेकर जाते हैं। एक अटैक फोर्स होती है जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म करती है, फिर माना क्रिस्टल्स को हासिल करने वाले और कलेक्ट करने वाले 3 टीमें होती हैं। हमारी अटैक फोर्स के अंदर भी 3 तरह के सोल्जर्स होते हैं, एक टैंक्स होते हैं, एक मेजिस होती हैं और हीलर्स भी होते हैं। अगर ये सारे सोल्जर्स हमारे साथ ना हो तो हम लोग एक डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कीहून चोई जोंग से कहता है, क्या आप अकेले एक ए रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं? चोई जोंग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं अकेले एक ए रैंक की डंजन को क्लियर नहीं कर सकता, चाहे मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं तो मुझे सब पर ध्यान देना होगा, एक एक करके फाइट करनी होगी, मैं उन सबको नहीं हरा सकता। साथ ही चोई जोंग कहता है, मुझे लोग अल्टीमेट सोल्जर कहते हैं, अब तो मुझे लगता है कि मैं इस नाम के लायक नहीं हूँ। असल में अल्टीमेट सोल्जर तो जिनवू है। कीहून गिल्ड मास्टर से कहता है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा, अगर सन जिनवू को किसी गिल्ड को ज्वाइन करना है तो मैं चाहता हूँ आप उसे हमारे गिल्ड में ले आएं।
चोई जोंग उसे कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर का होता है, जहाँ पर कैमरामैन पहले से पहुंच चुके होते हैं और बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि ली मिन संग के लिए वहाँ पर आए होते हैं, क्योंकि वो एक एक्टर है और आज वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेगा जब उसे रैंक मिलेगा। मिन संग वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और गाड़ी में बैठा होता है, लोगों को देख रहा होता है और कहता है मेरी पब्लिसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मिन संग की गाड़ी में एक रिपोर्टर बैठा होता है जो उसे एक पेपर देकर कहता है मैंने तुम्हारे नाम से आज की हेडलाइन बना ली है। मिन संग उसे पढ़ता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा लिखा है, आज की हेडलाइन यही होनी चाहिए। मिन संग उसे कहता है आज मैं चाहता हूँ सारे टीवी चैनल्स पर सिर्फ मेरे ही बारे में बताया जा रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ पर दो गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकती हैं। वो सारे रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं और कहती हैं लगता है कोई आया है। जैसे दोनों गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं, एक गाड़ी में से व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यून हू निकलते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी से हंटर्स गिल्ड के मास्टर चोई जोंग निकलते हैं। यून हू रिपोर्टर्स की तरफ देखकर कहते हैं आज यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों है, आज ये रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको किसने बुलाया। वो सारे रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं क्या आप लोग यहाँ पर मिन संग को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, आप लोगों को क्या लगता है ली मिन संग का रैंक कौन सा होगा, आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कि वो अपनी शोबिस की दुनिया को छोड़कर एक हंटर बनने वाला है। वो रिपोर्टर्स यून हू से कहते हैं इस बारे में कुछ तो कमेंट करें। यून हू से कहता है मैं नहीं चाहता कि ली मिन संग कौन है, मुझे और कोई भी कमेंट नहीं करना। यही सवाल वो चोई जोंग से पूछते हैं। चोई जोंग रिपोर्टर्स से कहते हैं अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मिन संग ने पहले रीपर गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर मिन संग के लिए नहीं आए। ये बात सुनते ही वो सारे रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था ये एक बड़ी खबर बनने वाली है। यून हू चोई जोंग से कहते हैं मैंने सुना है जिनहू ने तुम्हारे अटैक फोर्स को भी बचाया है। चोई जोंग यून हू से कहते हैं लेकिन हमारी अटैक फोर्स डंजन से जिंदा बाहर आई, तुम लोगों ने तो अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। ये बात सुनकर यून हू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यून हू से कहते हैं चाहे जो भी हो हम दोनों ने उससे मदद ली है और वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चोई जोंग उसे कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर वो उस दिन हमारी मदद नहीं करता हमारी अटैक फोर्स मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो जाती और यहीं पर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। चोई जोंग कहता है उसे मेरे गिल्ड में होना चाहिए, मैं उसे अपने गिल्ड में लेने के लिए आया हूँ। यून हू से कहता है उस रेड गेट के वाकया में मेरे बहुत सारे हंटर्स मारे गए, मेरे गिल्ड को इस हंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 एस रैंक के हंटर्स हैं। वो दोनों अभी वहीं पर बातों में ही फाइट कर रहे होते हैं कि वहीं पर रीपर गिल्ड के मास्टर भी आ जाते हैं जो कि एक एस रैंक के हंटर है, उसका नाम लिम टाई है। लिम टाई उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर किस बारे में फाइट कर रहे हो, कहीं तुम लोग मिन संग को लेकर फाइट तो नहीं कर रहे। उसकी बात सुनकर वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, हमें तुम्हारे ली मिन मिंग या जो भी उसका नाम है हमें उससे क्या लेना देना। लिम टाई उनको इस तरह बात करते हुए देखा हैरान हो जाता है, कहता है आखिर इन दोनों का मसला क्या है। मिन संग भी खिड़की का शीशा हटाकर देख रहा होता है और कहता है कोरिया के 2 टॉप गिल्ड्स के मास्टर भी मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, लगता है वो भी मुझे अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। ड्राइवर मिन संग से कहता है हम लोग तैयार हैं, चलो पहले जाकर इंटरव्यूज देते हैं। साथ ही मिन संग गाड़ी से उतरकर नीचे आ जाता है। कैमरा वाले जल्दी से उसकी फोटोज लेना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त जिनहू की एंट्री होती है। जिनहू भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जिनहू को कोई भी नहीं जानता। जिनहू कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, आज इतने ज्यादा रिपोर्टर क्यों हैं? जिनहू कहता है कहीं ये सारे रिपोर्टर्स मेरी वजह से तो नहीं आए, क्या इनको पता चल गया है कि मुझे एस रैंक मिलने वाला है? लेकिन साथ ही वो कहता है ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, शायद इन्हें मेरे बारे में पता नहीं। अगर ये सारे इसी तरह मेरे सामने खड़े रहे तो मैं तो टाइम पर एसोसिएशन बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। जिनहू उन सारे लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ चलना शुरू करता है। वहीं पर मिन संग का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जो कि जिनहू को वहीं पर रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम एसोसिएशन के वर्कर नहीं हो तो तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। जिनहू से कहता है लेकिन मुझे अंदर जाना है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड जिनहू से कहता है तुम आज अंदर नहीं जा सकते, जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। मिन संग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है आज ये पागल लड़का है कौन, क्यों तंग कर रहा है, इसको यहाँ से जल्दी से भगाना चाहिए, मेरी सारी प्रेम का कचरा कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाकर जिनहू से कहता है मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। उसी वक्त चेयरमैन गोगान ही अंदर से बाहर आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं तुम्हें किसने परमिशन दी इस लड़के को यहाँ से वापस भेजने की? चेयरमैन गोगान ही उससे कहते हैं ये लड़का मेरा गेस्ट है और जो मेरे साथ ही अंदर जाएगा, और चेयरमैन जिनहू को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। सारे रिपोर्टर्स भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर वो लड़का था कौन जिसे चेयरमैन गोगान ही खुद बाहर लेने के लिए आए। वो सारे आपस में यही बातें कर रहे होते हैं, आखिर वो लड़का है कौन? जबकि ली मिन संग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है आखिर जो बेकार लड़का था कौन, इसने तो मेरे सारे मूड को खराब कर दिया, अब पता नहीं मैं सारे रिपोर्टर्स को कैसे संभालूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चेयरमैन गोगान ही बाहर निकलते हैं और जिनहू को अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जबकि ली मिन संग वहीं पर रह जाता है।
ली मिनसंग अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है जल्दी से इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, आहिर जी है कौन। ली मिनसंग कहता है अब मैं रिपोर्टर्स का मूड कैसे चेंज करूं, इन सब का ध्यान तो उस लड़के की तरफ चला गया है। ली मिनसंग कहता है चलो इन रिपोर्टर्स को नई खबर देते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि मैं जल्दी से अपनी रीवैल्यूएशन की तरफ जा रहा हूँ। वो उनसे कहता है मैं अंदर एसोसिएशन वालों से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। लेकिन वो जैसे दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजे के बाद मिस्टर वू जिन और साथ में और भी गार्ड्स खड़े होते हैं। वो ली मिनसंग को अंदर नहीं जाने देते। मिस्टर वू जिन ली मिनसंग से कहते हैं एक और हंटर इस वक्त बिल्डिंग के अंदर है जिसकी रीवैल्यूएशन हो रही है। 11 बजे से पहले तुम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करो और यहीं पर रुको। ली मिनसंग जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है तो अभी सिर्फ 10:30 बजे होते हैं। वो कहता है अभी तो 30 मिनट बचे हैं। इसने कहा कि 11 बजे मेरी बारी आएगी। क्या वही लड़का जो मुझसे पहले क्या था वो एक हंटर है और वो रीवैल्यूएशन के लिए गया है। मिनसंग मिस्टर वू जिन से कहता है मेरी इवैल्यूएशन का टाइम 11 बजे का है और मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। चेयरमैन गो भी मेरे बारे में जानते हैं, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। मिनसंग आगे बढ़ता है, मिस्टर वू जिन से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा नाम ली मिनसंग है, मैं एक एक्टर हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है तो तुम 11 बजे एंटर हो सकती हो, अभी यहाँ से चले जाओ। ली मिनसंग मिस्टर वू जिन से कहता है क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं कौन हूँ। तुम्हारी एसोसिएशन वालों को यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले बहुत ज्यादा पैसा देते हैं और मेरे पापा यूजी आर्किटेक्चर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी खड़े हैं जो कि अपने कैमरास ऑन करके खड़े हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक लोगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने देते तो तुम्हारे साथ जो होगा क्या वो तुम फेस करने के लिए तैयार हो। मिस्टर वू जिन से कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। ली मिनसंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर वू जिन से कहता है आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो, क्या वो हंटर इतना ज्यादा अमेजिंग है कि उसके इस बिल्डिंग में होते हुए मैं अंदर नहीं जा सकता। मिस्टर वू जिन अपना चश्मा उतारते हैं और ली मिनसंग की तरफ घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हो। ली मिनसंग मिस्टर वू जिन की पावर्स देखकर डर जाता है। नेक्स्ट सीन एसोसिएशन के अंदर का दिखाते हैं। जिनवू चेयरमैन के साथ चलता हुआ अंदर जा रहा होता है जबकि यूनहू और चोई जोंग भी अंदर खड़े होते हैं। चेयरमैन जिनवू से कहती है ये दोनों 1 घंटा पहले यहाँ पर आ गए थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरे 2 साल के बाद तुम वो पहले एस रैंक के हंटर बनने वाले हो क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भी एस रैंक का हंटर सामने नहीं आया और चोई जोंग ने तो तुम्हारी पावर्स को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो जरूर तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करना चाहेगा। चेयरमैन जिनवू को लेकर एक बड़े से हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर एक बंदा पहले से खड़ा होता है जिसके हाथ में पेपर पैड होता है। वो जिनवू से कहता है इससे पहले कि हम तुम्हारी रीवैल्यूएशन स्टार्ट करें और तुम्हें एक रैंक दे, हमें पहले डिसाइड करना होगा कि तुम्हें हंटर्स की कौन सी क्लास में रखा जाए, तुम कौन सी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो, जरा अपनी एबिलिटीज को दिखाओ। जिनवू अपने एक शैडो को बाहर निकालता है और उनसे कहता है मैं ये कर सकता हूँ। चेयरमैन और वो बंदा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो बंदा जिनवू से कहता है क्या ये एक समन क्रीचर है, क्या तुम इस तरह के और भी ज्यादा क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। चेयरमैन जिनवू से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी फुल कैपेसिटी है, तुम कितने ज्यादा क्रीचर्स को बुला सकते हो। जिनवू सोचता है वैसे भी बहुत सारे लोगों को मेरी इस एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस एबिलिटी को मजीद छुपा सकता हूँ। लास्ट टाइम तो मैंने उनके सामने हाई ऑक्स को भी अपना शैडो बना लिया था। साथ ही जिनवू अपने बाकी के शैडोज को भी बाहर निकालता है जिससे एक जबरदस्त मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। यूनहू और चोई जोंग जो कि बाहर खड़ी होती है वो भी इस एनर्जी को महसूस करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिनवू उन्हें बताता है मैं तकरीबन 100 तक इस तरह के क्रीचर्स को बुला सकता हूँ। रैंक वैल्यूएशन वाला बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम एक 100 को बुला सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल एनर्जी है, ये लाजमी तौर पर संग जिनवू से ही आ रही होगी। लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब उसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है। जिनवू अपने हाथ में अपना लाइसेंस लेकर बाहर निकल आता है। जिनवू के नए हंटर लाइसेंस के ऊपर उसका रैंक एस लिखा जाता है। अब जिनवू भी एक एस रैंक का हंटर है। यूनहू जिनवू से कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, हमें तुमसे बात करनी है। जिनवू उन दोनों से कहता है नहीं मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे कुछ और काम करना है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दोनों गिल्ड मास्टर जिनवू से कहते हैं अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो इस दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाते। जिनवू उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कहीं इन लोगों ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया हुआ, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से दरवाजे से बाहर चला गया तो ये लोग मुझे अपने गिल्ड में नहीं लेंगे। जिनवू उनकी बात नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। जिनवू जैसे ही बाहर जाता है सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। जिनवू उन सबको देखकर हैरान हो जाता है लेकिन उसको इस बारे में नहीं पता होता कि उसकी वीडियो लाइव चल रही है और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी का चेहरा दिखाया जा रहा है। उसी वक्त जिनवू की बहन के स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लड़कियां जिनवू की बहन से कहती है जिना तुम्हारा भाई टीवी पर आ रहा है, इस वक्त लाइव न्यूज चल रही है। जिना उनसे कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर बन गया, ये कैसे हो गया। और साथ ही जिनवू के बाहर निकलने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। ली मिनसंग सारे रिपोर्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है अगर मुझे एक लो रैंक मिलता है
तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। मैं शोबिस का बिजनेस छोड़ रहा हूँ। मैं आज के बाद सिर्फ हंटर का काम करूंगा। मैं डंजन्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स से फाइट करूंगा और लोगों को बचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद मैं एक एक्टर नहीं रहूंगा। और रिपोर्टर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती है कि शोबिस का स्टार हंटर बनने के बाद शोबिस को छोड़ने वाला है। वो सारे रिपोर्टर ली मिन संग की न्यूज को ही कवर कर रहे होते हैं। ली मिन संग उनके सामने बड़े स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है, हाँ जल्दी से मेरी पिक्चर्स लो और सभी मेरी रेटिंग को जल्दी से बढ़ा दो, क्योंकि मैं आज शोबिस से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मशहूर कर दो। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है, ये सब लोग तो बेवकूफ है। मुझे तो पहले से ही अपना ए रैंक मिल चुका है और मैंने रीपर गिल्ड को ज्वाइन भी कर लिया हुआ है। ये सारा तो सिर्फ अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। मुझे अपना रैंक तो 2 साल पहले ही मिल चुका था। ली मिन संग अपनी आंखें बंद करके उन सारे रिपोर्टर्स की तरफ से की जाने वाली बातों को सुन रहा होता है कि वो सारे रिपोर्टर्स कितने ज्यादा एक्साइटेड और दुखी हैं, क्योंकि ली मिन संग ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। लेकिन उसी वक्त उसके कान में आवाज पड़ती है। एक रिपोर्टर कहता है, क्या वाकई में एक एस रैंक का हंटर आज वैल्यूएट हुआ है? और वहाँ पर मौजूद सारे रिपोर्टर्स को काले आना शुरू हो जाती है। उनको अपने अपने रिसोर्सेज से पता चलता है कि एसोसिएशन ने आज एक और हंटर को एस रैंक दिया है और वो हंटर अभी भी अंदर है। और सारे रिपोर्टर्स में एक शोर मच जाता है। वो सारे कहते हैं, क्या ये वाकई में सच है कि साउथ कोरिया का 10वां हंटर जो कि एस रैंक का हंटर है उसे अनाउंस कर दिया गया है? और साथ ही वो रिपोर्टर हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट को भी चेक करते हैं, जहाँ पर जिन्हों की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया होता है। वो कहते हैं, ये तो वाकई में वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले चेयरमैन गोगानी के साथ अंदर गया था। वो सारे रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसीलिए मॉनिटरिंग डिवीजन वालों ने कहा था आज एसोसिएशन वाले बिजी हैं। हमें लगा था शायद वो ली मिन संग की वजह से है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी और है। इसका मतलब इवैल्यूएशन रूम एस रैंक हंटर के लिए बुक था, न कि ली मिन संग के लिए। साथ ही वो सारे रिपोर्टर ली मिन संग को छोड़कर सामने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ली मिन संग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गेट के सामने मिस्टर वू जिन और उनकी टीम खड़ी होती है। वो रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने देते। रिपोर्टर्स उनसे कह रहे होते हैं, हमें अंदर जाने दो, हमें भी एस रैंक के हंटर से इंटरव्यू करना है। ली मिन संग वहीं पर पीछे बैठ जाता है और कहता है, ये क्या, एस रैंक के हंटर को भी आज ही आना था? उसने तो मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। वही रिपोर्टर जो कि मिन संग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और उसे बता रहा था कि आज की न्यूज की हेडलाइन ये होगी, वो उसे कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और साथ ही वो अपनी न्यूज एजेंसी से राब्ता करते हुए कहता है, आज की हेडलाइन चेंज कर दो, ली मिन संग को छोड़ो, एस रैंक के हंटर के बारे में लिखो। और ली मिन संग वहीं पर बेचारा अकेला बैठा रह जाता है। उसी वक्त माइनिंग टीम के कैप्टन का सीन दिखाते हैं। वो भी अपने मोबाइल पर न्यूज देख रहे होते हैं। वो सारे लोग भी देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, जिन्हों टीवी पर क्या कर रहा है? वही बंदा आता है जिसको जिन्हों ने आंखें दिखाई थी। वो जल्दी से कैप्टन से कहता है, मुझे पता था, जैसे उसने मेरी आंखों में देखा था, वो एक किलर है, मुझे देखने दो, उसने कितना कुछ बुरा किया है। लगता है उसे हंटर एसोसिएशन वालों ने अरेस्ट कर लिया है। वो सारे भागते हुए टीम कैप्टन के पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो न्यूज देखते हैं कि जिन्हों को एक एस रैंक का हंटर बना दिया गया है, वो बेचारा वहीं पर हैरान हो जाता है। जबकि सेम टाइम पर जूही भी अपने घर पर बैठी न्यूज देख रही होती है और मिस्टर सॉन्ग भी न्यूज देख रहे होते हैं। यू जिन्हों के फादर भी न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिन्हों को एस रैंक का हंटर बना दिया गया है, जो कि एक मेज क्लास का हंटर है। यू जिन्हों भी उनके सामने बैठा होता है। फादर उससे कहते हैं, क्या तुमने उसको अपने गिल्ड के लिए मना लिया? जिन्हों अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं उसको नहीं मना सका। मैंने उससे बात की थी, लेकिन वो अपना एक गिल्ड बनाना चाहता है और उसने मुझे वाइस मास्टर की पोजीशन ऑफर की है। वो चाहता है कि मैं उसका वाइस मास्टर बन जाऊं। फादर पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, फिर साथ ही हल्का सा मुस्कुराते हुए जिन्हों से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है मैंने गिल्ड बनाने का क्यों सोचा? जिन्हों अपने पापा से कहता है, मुझे लगता है कि पैसों के लिए। फादर जिन्हों से कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए मैं एक गिल्ड बनाकर बाकी सारे गिल्ड्स के साथ मसला क्रिएट नहीं कर सकता। जिन्हों अपने पापा से पूछता है, फिर आपने गिल्ड बनाने का फैसला क्यों किया? पापा उसे कहते हैं, हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा फैसला किया है। जिन्हों के पापा जिन्हों से कहते हैं, हंटर्स की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर्स बनते जा रहे हैं, जिनकी पावर एक कंट्री से भी ज्यादा होती है। एस रैंक के हंटर्स के अलावा कुछ ऐसे हंटर्स भी हैं, जिन्हें वर्ल्ड लेवल हंटर्स कहा जाता है, जो कि पूरी नेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि नेशंस को तबाह भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। कुछ छोटे कंट्रीज में तो एस रैंक के हंटर्स को किंग बना दिया गया है और उन्हें किंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि कितनी अर्सा तक हमारी गवर्नमेंट और हमारी अथॉरिटीज हमें सेफ रख सकेगी? हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं इसीलिए एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता था, ताकि हमें भरोसेमंद कुछ हंटर्स मिल सके जो कि एस रैंक के हो या फिर पावरफुल हो, ताकि वक्त आने पर वो हमारी हिफाजत कर सके, ना कि सिर्फ पैसे के पीछे भागे। मुझे लगता है कि तुमने ऐसा ही एक हंटर ढूंढ लिया है। तुम्हारा जिन्हों बिल्कुल वैसा ही है। तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है। मैं गिल्ड की जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। तुम गिल्ड के मास्टर बन सकते हो। अब ये तुम पर है। अपने गिल्ड को नॉरिश करो, उसमें हंटर्स को भर्ती करो और ऐसे हंटर्स ढूंढ कर लाओ जिन पर तुम भरोसा कर सको, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा वक्त आने वाला है जब पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। सिर्फ यही हंटर हमारे काम आएंगे। जिन्हों अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही अपने फादर से कहता है, लेकिन मुझे अब अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनना। मैंने अपना फैसला कर लिया है।
मैं जिन्हों के गिल्ड का वाइस मास्टर बनना चाहूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 42 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट टाइम आपने देखा था कि एसोसिएशन की तरफ से जिन्हों को एस रैंक का हंटर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हंगामा होता है। सारे न्यूज चैनल पर जिन्हों के बारे में ही न्यूज चल रही होती है और सभी को जिन्हों के बारे में पता चल जाता है कि वो एक एस रैंक का हंटर बन गया है, जो कि साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। जिन्हों अभी भी एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर होता है और कहता है, आज ये लोग मेरी पिक्चर्स क्यों ले रहे हैं, इन्हें तो ली मिंग सन की पिक्चर्स लेनी चाहिए थी, ये लोग तो उसके लिए आए थे। उसी वक्त उन रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर जिन्हों से सवाल पूछता है, जिन्हों तुम तो पहले एक ई रैंक के हंटर थे और तुम एसोसिएशन के लिए काम करते थे, तुम्हें कैसा लग रहा है डबल अवेकन होने के बाद जब तुम्हें एक एस रैंक का हंटर बना दिया गया है? कुछ तो कमेंट करो इस बारे में। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर युनहू आगे बढ़ते हैं और जिन्हों से कहते हैं, अगर तुम इनके साथ यहीं पर बातें करते रहे तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे, चलो मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊंगा। गिल्ड मास्टर जिन्हों के कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हैं, लेकिन उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से जिन्हों वहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वोल्कन अपनी कुर्सी से गायब हुआ था। जिन्हों भी वॉइस के इस्तेमाल कर रहा होता है। गिल्ड मास्टर रिपोर्टर्स के पीछे देखते हैं तो जिन्हों उनके पीछे पहुंच चुका होता है। वो सारे के सारे रिपोर्टर्स और दोनों गिल्ड मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ तक जाता है कि वो दोनों उसको देख ही नहीं पाते। चोई चोंग कहता है, ये तो एक मेज क्लास का हंटर है, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड है, ये तो एक असैसिन बन सकता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपने बीस्ट मूड में आते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, इवन कि मैं अपने बीस्ट मूड में भी उसके मूवमेंट्स को नहीं देख पाया। योरू कहते हैं, मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल मसला ये नहीं, अभी उसने जो। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।